हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीडीसी क्लासेस में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारा वीकली टेस्ट है, जिसका सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स, टॉपिक थे कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स डोजेस फॉर्म। जिसके जो आपके 50 क्वेश्चन आप अपने अटेम्प्ट किए होंगे टेस्ट में, उनका पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं और पॉसिबल डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चलिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। किसके रिगार्डिंग है ये स्टेटमेंट? अगर हम बात करें, दोनों स्टेटमेंट है आपके डिस्पर्शन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन टेस्ट, टैबलेट के यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन टेस्ट से लिए गए हैं दोनों। अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट पी क्या कहता है देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। इट इज इवेलुएटेड यूजिंग 6 टैबलेट एंड 500 ml ऑफ वाटर। मतलब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 6 टैबलेट और 500 ml वाटर यूज करते हैं। क्यू स्टेटमेंट बोलता है कि इट इन्वॉल्व मेजरिंग द डिस्पर्शन टाइम ऑफ द टैबलेट। चलिए चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम पी स्टेटमेंट को देखते हैं। पी स्टेटमेंट में बोला गया कि 6 यूनिट्स या 6 टैबलेट्स इसमें हम यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसमें हम 2 टैबलेट्स यूज करते हैं, 2 यूनिट्स यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी खास बात, इसके लिए जो वाटर लिया जाता है उसका वॉल्यूम 500 ml ना होकर कितना होता है, 100 ml होता है। तो पी स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं हम किस पर, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, क्यू। इट इन्वॉल्व मेजरिंग द डिस्पर्शन टाइम ऑफ टैबलेट। ऑब्वियस सी बात है, डिस्पर्शन टेस्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें डिस्पर्शन टाइम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डेफिनेटली क्यू स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके हिसाब से अगर देखें, ऑप्शन ए पी इज करेक्ट वाइल क्यू इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी पी इज इनकरेक्ट वाइल क्यू इज करेक्ट, एंड ऑप्शन डी बोथ पी एंड क्यू आर करेक्ट। स्टेटमेंट के वैलिडिटी के हिसाब से अगर देखें कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो पी स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्यू स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, पी। पी इज द ऑप्शन सी, पी इज इनकरेक्ट वाइल क्यू इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। यहां पर देखिए स्टेटमेंट एक्स क्या कहता है, when used as a granulating agent PG 600 improve the dissolution rate of the dosage form as it form a complex with a better solubility। Y statement क्या कहता है, sodium CMC when used as a binder affect the dissolution rate of the dosage form as it is converted to less soluble acid form at low pH of the gastric fluid। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या सही है दोनों स्टेटमेंट है, क्या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्या केवल एक करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर PG 600, आपको PG का नाम आते जैसे ही दिमाग में आता है तो एक ही चीज़ चलती है, PG हमेशा सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको जब एज अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, डिसोल्यूशन रेट को इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, किसके साथ में, ये ड्रग के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना, ड्रग के साथ में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ ही साथ में क्या करेगा, ये ग्रेनुलेटिंग एजेंट आपका ड्रग का डिसोल्यूशन रेट को इंप्रूव कर देगा। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो एक्स स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, एक्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वाई स्टेटमेंट पर आते हैं, सोडियम सीएमसी यूज्ड एज अ बाइंडर। सोडियम सीएमसी को हम बाइंडर के जैसे यूज करते हैं सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को। इट अफेक्ट द डिसोल्यूशन रेट, हाँ जी बिल्कुल अफेक्ट करता है डिसोल्यूशन रेट, क्योंकि ये क्या होता है कि गैस्ट्रिक पीएच पर या लो पीएच पर लेस सॉल्युबल एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी को, या कह सकते हैं कि ड्रग डिसोल्यूशन को डिक्रीज कर देता है, मतलब ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो इस हिसाब से वाई स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहां पर देखिए अफेक्ट लिखा हुआ है, इंप्रूव कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, यहां पर केवल इतना लिखा हुआ कि अफेक्ट कर रहा है। तो अफेक्ट कैसे कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, मतलब डिसोल्यूशन रेट को डिक्रीज कर रहा है। किस पीएच पर, लो पीएच पर, या कह सकते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड पीएच पर। तो उसके हिसाब से आंसर हमारे पास जो निकल के आएगा, बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा यस, बोथ स्टेटमेंट एक्स एंड वाई आर करेक्ट। चलिए, तो ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया था, वही सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेटिंग ऑन एडिशन ऑफ अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट टू अ पाउडर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यस, फर्स्ट स्टेज पूछी गई है। जो हम वेट ग्रेनुलेशन करते हैं तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं,
1 2 3 4, उसकी फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा गया कि कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शंस देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम आंसर तय करेंगे कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कैपिलरी स्टेट, ऑप्शन बी पेंडुलर स्टेट, ऑप्शन सी फ्यूनिकुलर स्टेट और ऑप्शन डी ड्रॉपलेट स्टेट। यस, तो यहाँ पर चेक करते हैं जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। करेक्ट आंसर हमारा है पेंडुलर स्टेट। पेंडुलर स्टेट जो होता है वो शुरुआती स्टेट होती है। पेंडुलर मतलब लिया गया पेंडुलम वर्ड से लिया गया। ये जो पेंडुलम वर्ड होता है ना, पेंडुलम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जो इस तरीके से होता है पेंडुलम, तो यहां से ये वर्ड लिया गया पेंडुलर से। तो पेंडुलर में होता क्या है बेसिकली, अगर देखें इस तरीके से आपके मान लीजिए आपके टैबलेट जिससे आपको टैबलेट पार्टिकल हैं या कह सकते हैं पाउडर पार्टिकल हैं जिनसे आपको टैबलेट बनाना है। तो शुरुआत में जब बाइंडर सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं तो इस तरीके से इनके बीच बॉन्डिंग क्रिएट होती है। ये पार्टिकल्स के बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो यहां पर देखिए पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है शुरुआत में, इसलिए इसको क्या नाम दिया फर्स्ट स्टेज को पेंडुलर स्टेट। पेंडुलर स्टेट के बाद जो आपकी डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना, तो हम उसको देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट होती हैं। पहले सबसे पहले आंसर चेक करें, करेक्ट आंसर पेंडुलर स्टेट। तो यहाँ पर पेंडुलर, फ्यूनिकुलर, कैपिलरी और सॉलिड ब्रिजिंग या फिर फाइनली ड्रॉपलेट स्टेट होती है। तो सबसे पेंडुलर, फिर उसके बाद फ्यूनिकुलर, उसके बाद कैपिलरी, उसके बाद ड्रॉपलेट। तो यहाँ पर बन सकता है ट्रिक, क्या बन सकती है, PFCD, अपना PF प्रोबेबिलिटी फंड खर्च करके एक CD परचेज की, ऐसे याद कर सकते हैं। ये बड़ा याद रखने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा इसको PFCD, क्या रख सकते हैं इसको, PFCD। प्रोबेबिलिटी फंड जो होता है, फंड होता है ना हमारे पास बैंक अकाउंट में जिनकी नौकरी होती है, तो उसका उनका फंड होता है PF, उसको PF बोलते हैं। तो PF खर्च करके CD परचेज की, ठीक है ना। P से पेंडुलर, F से फ्यूनिकुलर, C से कैपिलरी और D से ड्रॉपलेट। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन था, पॉसिबल आंसर क्या था इसका, पेंडुलर स्टेट था। चलिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिशियल डिसोल्यूशन रेट official dissolution test apparatus contains cylindrical vessels and lower edge of the blade is positioned from inside bottom of the vessel at। देखिए आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा इसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये हेमिस्फेरिकल बॉटम वाला एक वेसल्स होती है, इसमें आपका ये बास्केट या पेडल जो भी है पोजिशन रहता है। तो यहाँ पर इससे पूछा गया है बॉटम से इसकी डिस्टेंस क्या होती है, बॉटम से इसकी डिस्टेंस क्या होती है। ऑप्शन है 18 to 22 mm, 23 to 27 mm, 20 to 24 mm और ऑप्शन डी 25 to 30 mm। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला बी आंसर, बी इज द राइट आंसर। 23 to 27 mm, 23 to 27 mm होता है, बी इज द राइट आंसर। इसको आप स्पेसिफिकेशन को आपको याद रखना है। ये स्पेसिफिकेशन, पॉसिबल स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स का टेम्परेचर क्या होता है, कितने टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, मोटर की स्पीड में कितना वेरिएशन हो सकता है, गोल्ड कोटिंग की थिकनेस क्या होती है, और जो आपका जो बॉटम से आपका जो बास्केट या पेडल की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो सकती है। तो पॉसिबल वो हमें याद रखने हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला हमारे पास, वो आंसर क्या होने वाला है, बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच दी कॉलम से लिया गया है, कोटिंग से लिया गया क्वेश्चन है। स्पेशली अगर देखें तो शुगर कोटिंग से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है कि कोटिंग की स्टेप का और दूसरा मटेरियल का दिया गया है। ये मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। अगर आपको एक या दो अगर कॉलम आपको मैच कर जाए तो उससे आपका पूरा क्वेश्चन आपका निकल सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक तरफ सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग और पॉलिशिंग दिया गया, दूसरी तरफ जिलेटिन, कार्नोवैक्स, मेथेनॉल, PG4000 और कैन शुगर दिया गया है। यदि मैं मैच करूं यहाँ पर सिंपल सा देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं सपोज हम यहाँ से उठा के देखें कैसे, देखिए पॉलिशिंग एजेंट यहाँ केवल वैक्स दिखाई दे रहा है आपको और कोई पॉलिशिंग एजेंट नहीं, केवल वैक्स पॉलिशिंग एजेंट है। तो आप फोर्थ को बी से मैच कर दीजिए। देखिए फोर्थ बी कहाँ पर मैच हो रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, ए ऑप्शन में। तो आपका बी सी डी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप ही। लेकिन फिर भी हम पॉसिबल आंसर देखते हैं। तो सील कोटिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं हम कौन से यूज करते हैं, PG4000 यूज किया जाता है। दूसरा सब कोटिंग के लिए आप जिलेटिन यूज करते हो, सब कोटिंग के लिए आप जिलेटिन यूज करते हो, और सिरप कोटिंग के लिए आप कैन शुगर यूज करते हो। यस, तो यहां पर जो पॉसिबल जो आंसर हो गया, जो पॉसिबल आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका, जो पॉसिबल आंसर है वो ए है।
तो फर्स्ट सील कोटिंग के लिए PG4000, सेकंड सब कोटिंग के लिए जिलेटिन, थर्ड जो है आपका कैन शुगर, सिरप कोटिंग के लिए कैन शुगर, और फोर्थ है आपका पॉलिशिंग के लिए आप कार्नोवैक्स यूज करोगे। तो इसके हिसाब से जो आंसर है हमारे पास, जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर ए होने वाला है। चलिए हम आंसर चेक करते हैं, क्या है पॉसिबल आंसर। यस, ए इज द राइट आंसर। तो सील कोटिंग क्या होती है, आपने सिरप कोटिंग देखा होगा, तो उसमें प्राइमरी स्टेज जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोर टैबलेट होता है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर से। तो उस स्टेप को बोलते हैं मॉइस्चर प्रूफिंग या वाटर प्रूफिंग या सील कोटिंग। इसके लिए जीन, शेला, कैप और PG4000 हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मटेरियल यूज़ होता है वो नेक्स्ट स्टेप होती है सब कोटिंग, जो इम्परफेक्शंस को फिल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं स्टेप, वो होती है राउंडिंग ऑफ एजेस को करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं उसको सब कोटिंग नाम देते हैं। इसमें जिलेटिन के अलावा और भी मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेप जो आती है सिरप कोटिंग, जो थर्ड स्टेप होती है, इसमें आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज यूज़ करते हो, उसके लिए कैन शुगर पर्याप्त होती है। उसके बाद फाइनल स्टेप जो होती है आपकी पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के लिए आप कार्नोवैक्स यूज़ करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर ये भी मैच दी कॉलम का है, यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ कोटिंग दिया गया और कोटिंग मटेरियल दिया गया है। ये भी बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन से एक तरीके से इंस्पायर है ये। अगर देखें तो अगर पहला वाला, इससे 5th नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। ठीक, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सील कोटिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सील कोटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, PG4000 यूज़ कर रहे हैं। सब कोटिंग के लिए आप जिलेटिन यूज़ कर रहे हो, पॉलिशिंग के लिए आप कार्नोवैक्स यूज़ कर रहे हो, फिल्म कोटिंग के लिए आप HPMC यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगा, P4, Q3, R2 और S1, 4-3-2-1। देखिए 4-3-2-1 किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया गया है। ये हमने पूरे मैच करने के बाद निकाला, वहाँ पर हमने एक मैच करने के बाद निकाल लिया था पूरा, यहाँ पर हम सारे चीज़ों को मैच करने के बाद फाइंड आउट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इज़ द राइट आंसर। फिर भी हम आंसर चेक करते हैं, देखते हैं पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। यस, पॉसिबल आंसर भी ए है। चलिए, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था फिल्म कोटिंग एक अलग टाइप की कोटिंग होती है। शुगर कोटिंग के अलावा जो कोटिंग हम करते हैं उसको फिल्म कोटिंग बोलते हैं। इसमें पॉलीमेरिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। पॉलीमेरिक सॉल्यूशन में आप दूसरे कंपोनेंट ऐड भी करते हो, जैसे ओपेसिफायर भी यूज़ करते हो, प्लास्टिसाइजर भी यूज़ करते हैं, कलरेंट भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, आपके नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, तो वो फिल्म कोटिंग में यूटिलाइज होते हैं। आपके जो शुगर कोटिंग में, जैसे कि आपने देखा हो, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में स्टेप बताई, फर्स्ट स्टेप सील कोटिंग, दैट्स सब कोटिंग, और थर्ड स्टेप होती है आपकी सिरप कोटिंग, और फोर्थ स्टेप जो होती है आपकी पॉलिशिंग या वैक्सिंग होती है। तो यहाँ पर सील कोटिंग का जो ऑब्जेक्ट था, जो हमारे पास क्या था, सील कोटिंग हम किस लिए करते हैं, मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए कर रहे थे। सब कोटिंग का इंटेंशन क्या था कि फाइनली तो जो टैबलेट के एजेस थे, इम्परफेक्शंस आ गया था सील कोटिंग के कारण, तो उनको आप इम्परफेक्शन को फिलअप करने के लिए आप सब कोटिंग कर रहे थे। सिरप कोटिंग फाइनली क्या था, तो पूरे की पूरी एक फाइनल स्टेप थी जिसमें कंप्लीट कोटिंग होगी एक तरीके से। और पॉलिशिंग में क्या करते हैं हम, प्रॉपर लस्टर या प्रॉपर कह सकते हैं कि ग्लॉस को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, पॉलिशिंग यूज़ करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म। देखिए यहाँ पर कीवर्ड को याद रखना, कीवर्ड क्या है, ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बोला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉमन स्टेप होती है, मटेरियल हैंडलिंग, केमिकल वेइंग, ब्लेंडिंग, ये सब कुछ करते हैं। आपने देखा होगा कि मटेरियल हैंडलिंग भी की जाती है, केमिकल वेइंग भी की जाती है, ब्लेंडिंग भी की जाती है, लेकिन असेप्टिक फिलिंग नहीं की जाती। असेप्टिक फिलिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी स्टेराइल प्रिपरेशन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी, स्टेराइल प्रिपरेशन की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी, असेप्टिक फिलिंग। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बोला है मे नॉट बी, मे नॉट बी, तो क्या हो जाएगा आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। असेप्टिक फिलिंग नहीं करते हम ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के लिए। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच दी टैबलेट डाइल्यूएंट विद देयर प्रॉपर्टीज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें एक कॉलम दिया गया है टैबलेट डाइल्यूएंट्स के बारे में और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन कौन से डाइल्यूएंट हैं देखते हैं। लैक्टोज, मैनिटॉल, कैल्शियम फॉस्फेट और स्पेशली ड्राइड लैक्टोज।
तो यहाँ पर सबसे पहले लैक्टोज के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा लैक्टोज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, मेलार्ड रिएक्शन। केवल और केवल एक ऐसा डाइल्यूएंट होता है जो मेलार्ड रिएक्शन कॉज करता है, वो लैक्टोज। तो क्या हो जाएगा आंसर, पी का पी मैच करेगा सेकंड से। मैनिटॉल के बारे में आपने देखा होगा, मैनिटॉल आपके च्यूएबल टैबलेट्स के लिए यूज करते हैं और नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या, इसका मैच सही मैच क्या होगा, थर्ड, पी सेकंड, क्यू थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है आर, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, कैल्शियम कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग जो होते हैं आपके डाइल्यूएंट रहते हैं, या कैल्शियम सॉल्ट एज अ डाइल्यूएंट यूज करते हैं, तो वो टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन ड्रग की बायोलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर किससे मैच करेगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द टेट्रासाइक्लिन, यस, इससे मैच करेंगे। अब उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर लास्ट बचता है स्पेशल ड्राइड लैक्टोज। ये क्या हो जाएगा, स्पेशली ड्राइड लैक्टोज में केवल 2 to 4% में मॉइस्चर होता है। कितना होता है, 2 to 4% मॉइस्चर। तो मैच कर लेते हैं, हमारे पास क्या निकल के आता है, पी सेकंड हो गया, और क्यू थर्ड, आर फोर, और एस फर्स्ट। 2 3 4 1, 2 3 4 1, यस, किस में आ रहा है, आपके डी ऑप्शन में आ रहा है। 2 3 4 1 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में। तो यहां पर देखिए लैक्टोज मेलार्ड रिएक्शन कॉज करता है, मैनिटॉल नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके टेट्रासाइक्लिन ड्रग के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड करता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, और स्पेशली ड्राइड लैक्टोज में 2 to 4% मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, दिल्ली, यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For solid oral drug product, a change in the concentration of which of the following excipient is more likely to be influence the bioavailability of the drug? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी मैग्नीशियम स्टेरेट, ऑप्शन सी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा एक्सीपेंट है सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। देखिए यहां पर ये नहीं दिया गया कि बायोलिटी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यहां पर अफेक्ट करने का बोला गया है, इन्फ्लुएंस करने का बोला गया है। इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो यहां पर अगर देखें तो लैक्टोज जो होता है आपका डाइल्यूएंट होता है, तो ये बायो अवेलेबिलिटी में किसी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं करता। अब यहां पर आता है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये भी एक तरीके से प्राइमरी डाइल्यूएंट के जैसे यूज करते हैं, और भी इसके पर्पज होते हैं, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी में कुछ खास इसका कह सकते हैं इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचते हैं 2, ए और बी। स्टार्च को हम मान के चलते हैं बाइंडर चलते हैं, ठीक। और ये क्या आपका मैग्नीशियम स्टेरेट, क्या आपका क्या होता है, आपका लुब्रिकेंट होता है। अगर हम यहां पर बात करें, जो स्टार्च आप देख पा रहे हैं, बाइंडर के अलावा आपका स्टार्च जो होता है डिसइंटीग्रेंट का भी काम करता है। तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये स्टार्च का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दे तो ऑब्वियस सी बात है टैबलेट का डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। लेकिन यदि यहां पर ऑप्शन में मैग्नीशियम स्टेरेट मौजूद है, यहां पर मोर लाइकली पूछा है। देखिए एक पर्टिकुलर, इसमें बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है। स्टार्च आंसर हो सकता है, लेकिन मोर लाइकली पूछा गया है, तो मोर लाइकली के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस है जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा किसको, बायो अवेलेबिलिटी को। यहां पर मैग्नीशियम स्टेरेट को देखें तो ये मैग्नीशियम स्टेरेट जो होता है आपका, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और जब इसको हम ज्यादा क्वांटिटी में अगर यूज कर लेंगे तो हमारी जो टैबलेट सरफेस है, पूरी की पूरी टैबलेट कैसी हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक हो जाएगी। अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा यूज कर ली तो कैसी हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक। कम यूज करेंगे तो इतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसको ज्यादा यूज कर लिया, ठीक है ना, ज्यादा यूज कर लिया तो इसकी डेफिनेटली क्या करेगा, ये बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके कारण टैबलेट की हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाएगी, और हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज हो जाने के कारण टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टैबलेट आपकी हाइड्रोफोबिक हो गई, और हाइड्रोफोबिसिटी के कारण आपकी टैबलेट देरी से डिसॉल्व होगी, देरी से डिसइंटीग्रेट होगी, जिसके कारण उसका अब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन डिले होगा तो ऑब्वियस सी बात है बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बायोलिटी को जो इन्फ्लुएंस करेगा इन ऑप्शंस में से, वो कौन करेगा, मैग्नीशियम स्टेरेट। कौन करेगा बच्चों, मैग्नीशियम स्टेरेट। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला हमारे पास, बी, मैग्नीशियम स्टेरेट, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये लिखा हुआ है, अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। हाइड्रोफोबिक नेचर का लुब्रिकेंट होता है जो वाटर को रिपल करने का काम करता है। इसको एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन में यूज़ कर लिया तो डिजोल्यूशन रेट को डिक्रीज कर देगा, जिस कारण अब्जॉर्प्शन रेट अफेक्ट होगी और ऑब्वियस सी बात है कि बायोलिटी भी अफेक्ट हो जाएगी। ये ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज करते गए तो आपको बायोलिटी कम मिलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सिपिएंट लुडिप्रेस यूज्ड फॉर लिक्विड डोजेस फॉर्म इज को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट। यस, ये बेसिकली अगर देखें लिक्विड डोजेस फॉर्म के अलावा हम हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज करते हैं, टैबलेट में हम इसको यूज करते हैं एज अ को प्रोसेस्ड मटेरियल। लुडिप्रेस इसका प्रोप्राइटरी नाम है, ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, इसको हमें याद रखने हैं। टैबलेट में ऐसे बहुत सारे प्रोप्राइटरी नेम है, ट्रेड नेम है या फिर ब्रांड नेम है, उनको हमको याद रखना पड़ेगा। तो लुडिप्रेस का कंपोजिशन देखते हैं क्या होता है पॉसिबल, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस 30 कोलिडोन 30, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30 प्लस कोलिडोन Cl, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30 प्लस कोलिडोन Cl। लुडिप्रेस देखिए यहाँ पर L से आपका जो लिया गया है ना, ये L से ये लैक्टोज है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, L से लैक्टोज। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक्टोज दो में है, एक बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। देखिए तो ए तो होगा नहीं, ए और डी नहीं होगा क्योंकि लैक्टोज। अब इनमें से छाटेंगे तो यहाँ पर लुडिप्रेस में क्या होता है कि कोलिडोन 30 के अलावा कोलिडोन Cl भी होगा। कोलिडोन Cl मतलब होता है, Cl का मतलब होता है क्रॉस लिंक्ड, इसका मतलब Cl का मतलब क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड। याद रखिएगा Cl का मतलब क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड। और एक कोलिडोन 30 एक अलग अलग ग्रेड के आते हैं, कोलिडोन 15, 13, 45 इस तरीके से ग्रेड रहते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर 30 ग्रेड वाला कोलिडोन आप इसके साथ में यूज करते हैं। तो लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30 प्लस कोलिडोन Cl, इन तीनों से मिलाकर हमारा क्या बनता है, लुडिप्रेस क्रिएट होता है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा भी बता देगा इसको। थोड़ा बहुत बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वाला थोड़ा सा टैबलेट पढ़ा होगा उसने, वो भी बता देगा। इसमें बच्चे वाला क्वेश्चन है ये। सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस ड्यूरिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन। देखिए आपसे मैं बार बार बोलूंगा कि जब भी आप इस तरीके से ऑनलाइन कहीं भी आप टेस्ट में, आप जो वीकली टेस्ट होते हैं या नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा मोबाइल ऑन किया और टेस्ट अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, लैपटॉप ऑन किया टेस्ट अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, जो दिमाग में आता है उसको आंसर लगाते जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है। आपको थोड़ा सा पेन और पेपर लेकर बैठना पड़ेगा। जैसे ये एग्जाम जो आपके होते हैं आजकल, पहले तो ऑफलाइन होते तो आप पेपर पर अंडरलाइन कर सकते थे या पेपर पर मार्क कर सकते थे। अभी हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, हम लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर में हम उसको अंडरलाइन तो कर नहीं सकते। तो हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग पेपर और पेन लेकर बैठें और पेपर और पेन का यूज़ करके क्या करें, उस पेपर पर पेन की हेल्प से आप कीवर्ड्स लिखिए। तो कीवर्ड क्या है, सबसे पहला कीवर्ड आपका रिड्यूस फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपसे, मैं जो प्रैक्टिस बता रहा हूं आपको, इससे आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो आपने क्या लिख लिया अपने पेपर पर, रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस टैबलेट में दो होते हैं, एक ग्लाइडेंट होता है और दूसरा लुब्रिकेंट होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि एंटी एडरेंट और ह्यूमिक्टेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी एडरेंट का काम करता है स्टिकनेस से रोकना और ह्यूमिक्टेंट क्या करते हैं, मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो सी और डी तो हो नहीं सकते। अब ए और बी में आकर हमारी कहानी रुक जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। टैबलेट कंप्रेशन, रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन, एक और वर्ड मिल गया। तो ग्लाइडेंट क्या करते हैं, जब आपका मटेरियल फ्लो करता हुआ आपके होपर से डाई कैविटी तक जाता है तो उस दौरान पार्टिकल के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम किसका होगा, ग्लाइडेंट का होता है। लेकिन यहां पर जब कंप्रेशन होता है उस दौरान फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम किसका होता है, लुब्रिकेंट का होता है। अभी हम बिल्कुल श्योर नहीं है, अभी आंसर तक पहुंचे लेकिन श्योर करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट द इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी। मतलब कहीं ना कहीं डाई कैविटी में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है और डाई कैविटी से जब टैबलेट फॉर्म हो जाती है तो उसके इजेक्शन को ईज करता है। तो डाई कैविटी में जो भी गतिविधि होती है, जो भी एक्टिविटी होती है लुब्रिकेंट की, वो जो भी एक्टिविटी होती है लुब्रिकेटिंग एजेंट की, वो लुब्रिकेंट करता है। तो यहां पर हमारे पास श्योर हो गए हम एकदम से कि आंसर क्या होने वाला है, लुब्रिकेंट। ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्या होने वाला राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है जो आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जर वैल्यू ऑफ के वाई इन द हीकल प्लॉट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ टैबलेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फिजिक्स ऑफ टैबलेट से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें के वाई के बारे में पूछा गया, के वाई की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, के वाई की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में के वाई कह सकते हैं इंडेक्स होता है, कह सकते हैं पैरामीटर होता है मटेरियल का, तो उसके हिसाब से मटेरियल का डिसीजन होता है कि मटेरियल किस टाइप का होगा। तो ये आपके सामने ऑप्शन है हार्डर टैबलेट, सॉफ्टवेयर टैबलेट, फ्लफी टैबलेट और ब्रिटल टैबलेट। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए के वाई की वैल्यू ज़्यादा है, के वाई की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में जो टैबलेट जो बनेगी हमारे पास वो कैसी बनेगी, हार्डर टाइप की टैबलेट बनती है, क्योंकि जो आपका जो के वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यील्ड स्ट्रेस जो होगा, यील्ड स्ट्रेस जो, ठीक है, किसका कम होता है, हार्डर मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है। तो अब उसके हिसाब से वैल्यू के वाई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। हीकल प्लॉट के बारे में आपने सुना होगा, अगर मैं हीकल प्लॉट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, ये तो आंसर हो गया, हार्डर टैबलेट आंसर हो गया। हीकल प्लॉट क्या पोरोसिटी और कंप्रेशन फोर्स के बीच में जब टैबलेट को कंप्रेस करते हैं तो पोरोसिटी और आपके जो कह सकते हैं कि वॉल्यूम और आपके कंप्रेशन फोर्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, उसको किससे एक्सप्रेस करते हैं, हीकल प्लॉट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। चलिए पहले आंसर देख लेते हैं, फिर इसको और डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर, पॉसिबल आंसर ए है। तो यहाँ पर देखिए हीकल प्लॉट क्या होता है कि यहाँ पर आपका रेसिप्रोकल लॉग ऑफ द पोरोसिटी इक्वल टू के वाई पी प्लस के आर। तो के वाई इज क्या है, आपका मटेरियल डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है, जो कि यील्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये के वाई आपके यील्ड स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यील्ड स्ट्रेस किसकी ज्यादा होगी, यील्ड स्ट्रेस किसकी कम होगी, सॉफ्टवेयर मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, ज्यादा होती है, और हार्डर मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी यील्ड स्ट्रेस कम होगी उसका के वाई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर जो आंसर है हमारे पास क्या आ गया, ए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पिकिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, ये टैबलेट के डिफेक्ट से लिया गया क्वेश्चन है। बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को इसका आंसर निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे आंसर, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पिकिंग, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर, ये एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन है किसका, अगर बात करें इसको सेपरेट किसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है, ये आपका लेमिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेमिनेशन एक प्रॉब्लम होती है, इसमें टैबलेट 2 या मोर लेयर में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, द सिचुएशन व्हेन द सरफेस मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट दैट इज स्टिकिंग एंड टू बीइंग रिमूव ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय द पंचेस, ये आंसर हो सकता है। चलिए देखेंगे, पहले हम सी और डी को गलत कर लें, पहले ए को तो रॉन्ग कर लिया हमने, सी को देखते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन अ टैबलेट, ये एक मॉटलिंग होता है। ये क्या होता है, मॉटलिंग, तो इसलिए आंसर ये भी रॉन्ग हो गया। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, ये क्या होता है, ये कैपिंग की डेफिनेशन है, एक कैपिंग का डिस्क्रिप्शन है। किसका, कैपिंग का। कैपिंग क्या होती है, कैपिंग में क्या होती है, आपकी जो टैबलेट होती है 2 लेयर्स में पार्शियली या कंप्लीटली अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। मतलब सेपरेशन ऑफ द क्राउन और बॉटम पार्ट ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट पार्शियली और कंप्लीटली, उसको बोलते हैं हम कैपिंग। तो यहां पर देखेंगे ए नहीं होगा, सी नहीं है, डी नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी। बी मतलब पिकिंग। पिकिंग और स्टिकिंग दो ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टिकिंग में क्या होता है कि टैबलेट मटेरियल किसके ऊपर अडेयर होता है, डाइवॉल के ऊपर अडेयर होता है, जिसके कारण जब टैबलेट सेपरेट होती है, जब डाइवॉल से इजेक्ट होने के बाद सेपरेट होती है, तो टैबलेट की जो कैसे जो साइड्स होती हैं, टैबलेट की जो साइड्स होती हैं, अगर देखें टैबलेट की साइज में क्या हो जाती है, ब्रेकेज हो जाता है, टूट जाती है इस तरीके से। ये मान लीजिए आपकी टैबलेट है, ये टैबलेट की साइड्स है, ये दिख रहा है, ये किसमें आपकी किसमें टूट जाती है, आपकी स्टिकिंग में अडेयर हो जाती है एक्चुअल में, किसके ऊपर, डाइवॉल के ऊपर। कई केसेस में क्या होता है कि जब हम कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, कंप्रेशन फोर्स लगाने के बाद हम टैबलेट को इजेक्ट करते हैं, तो कुछ मटेरियल, टैबलेट का कुछ मटेरियल, कुछ पार्ट क्या हो जाता है, पंच फेसेस रिमूव कर देता है टैबलेट सरफेस के ऊपर। किसके कारण से, किसके कारण, इसका कॉज क्या होता है, आपने प्रॉपरली ड्राई नहीं किया है, इम्प्रॉपर ड्राइंग के कारण होती है कंडीशन। स्टिकिंग और पिकिंग का जो रीजन होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर ड्राइंग होता है। इम्प्रॉपर ड्राइंग के कारण क्या होता है कि आपका मटेरियल, जो टैबलेट मटेरियल होता है वो स्टिकी हो जाता है, और स्टिकी के कारण स्टिकिंग और पिकिंग भी होती है। पिकिंग में क्या होता है कि टैबलेट मटेरियल
पंच फेसेस से पंच सरफेस उसको स्टिक करता है, उसको रिमूव कर देता है। तो यहां पर P फॉर पिकिंग, P फॉर पंचेस, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरी या टैबलेट इज टू बी फॉर्मुलेटेड। द कोर टैबलेट हैज अ बैड टेस्ट एंड रिक्वायर फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द मॉइस्चर। द टैबलेट शुड ऑल्सो डिलीवर द ड्रग फॉर द लोकल एक्शन इन द इंटेस्टाइन। सजेस्ट अ सूटेबल मेथड। यस, चलिए बहुत सारी चीजें, एक एक चीज को हम लिखें। सबसे पहले कोर टैबलेट का टेस्ट खराब है और उसका हमें फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन भी करना है। तो ये सीधी सी बात है कि आपका टेस्ट को मास्क करने के लिए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम टैबलेट को क्या करते हैं? कोट करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो देखिए कोटिंग तो सभी है इसमें, शुगर कोटिंग भी है, फिल्म कोटिंग, इंटरिक कोटिंग और सब कोटिंग। आंसर नहीं निकला, अभी आंसर नहीं आएगा, केवल कोटिंग पता चला हमें, कोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कोटिंग मेथड के बारे में पूछा गया है। लेकिन अब कीवर्ड जो आने वाला वो देखिए, कीवर्ड क्या आने वाला? लोकल एक्शन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में लोकल एक्शन लेने के लिए आप क्या करो, किस टाइप की कोटिंग करोगे? तो हमें पता है कि हमारी जो टैबलेट होती है, ज्यादातर जो टैबलेट होती है, चाहे कोटेड हो चाहे अनकोटेड हो, वो कहां पर डिसइंटीग्रेट डिसॉल्व होती है, कहां पर ड्रग का रिलीज करती है? स्टमक में, ना कि इंटेस्टाइन में। केवल एकमात्र ऐसी टैबलेट होती है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, जो ड्रग का रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन में करती है, ना कि स्टमक में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, इस टाइप की टैबलेट जो होती है, इसके ऊपर हम पीएच सेंसिटिव पॉलीमर, कौन से? पीएच सेंसिटिव पॉलीमर, जैसे कि कैप, जैसे कि जीन, शेलाक और भी बहुत सारे थैलेट्स होते हैं, थैलेट्स, HPMC थैलेट्स, PVAP थैलेट्स और यूड्राजेट L&S, ये भी आपके एंटेरिक कोटिंग मटेरियल रहते हैं। ये किस टाइप के मटेरियल होते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे स्टमक की पीएच होती है, हमें पता है स्टमक की पीएच कैसी रहती है, आपकी एसिडिक होती है। तो एसिडिक पीएच के कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होते। एक्चुअल में इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और आपको पता है कि एसिडिक सब्सटेंस एसिडिक पीएच पर डिसॉल्व बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। जब तक इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा तब तक ये डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये जो पॉलीमर कोटेड टैबलेट, जो एंटेरिक कोटेड पॉलीमर टैबलेट जैसे ही स्टमक पीएच से बाहर आती है, इंटेस्टाइनल पीएच पर पहुंचती है, तो इंटेस्टाइन की पीएच कैसी होती है? बेसिक होती है। तो बेसिक पीएच पर ये बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, ये आपका जो पॉलीमर है वो आयोनाइज हो जाता है। वो आयोनाइज होने के बाद धीरे धीरे करके वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और जैसे डिसॉल्व होगा आपकी टैबलेट एक्सपोज हो जाएगी, फिर टैबलेट का नॉर्मल जो डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लोकल एक्शन, कहाँ पर लोकल एक्शन ले रहे हो आप? इंटेस्टाइन में लेने के लिए, लोकल एक्शन लेने के लिए आप किस टाइप की टैबलेट प्रिपेयर करोगे, कौन सी मेथड यूज करोगे? एंटेरिक कोटिंग मेथड यूज करोगे। यस, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर अनकोटेड टैबलेट एज पर दी IP 2007 आर शेप, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन टाइम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। हमें ये पता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट ऑफिशियल है, कौन कौन से टेस्ट अनऑफिशियल है, ये हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखें शेप जो होता है, शेप कैसा होता है आपका? अनऑफिशियल टेस्ट होता है। फ्राइबिलिटी ऑफिशियल टेस्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफिशियल होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट ऑफिशियल होता है। इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट ऑफिशियल हो सकते हैं, मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूं। डिसोल्यूशन टेस्ट भी ऑफिशियल होता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी ऑफिशियल होता है। तो ये 5 टेस्ट ऑफिशियल होते हैं। लेकिन यदि हम देखें यहां पर IP 2007 के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर केवल और केवल 2 ही टेस्ट ऑफिशियल थे। IP 2000 जब 10 आई तब उसमें एक टेस्ट और ऐड हुआ, तो उसके बारे में ही बताऊंगा। लेकिन IP 2007 तक केवल और केवल डिसइंटीग्रेशन टाइम और यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट ये ऑफिशियल थे। फ्राइबिलिटी उस IP 2007 के अकॉर्डिंग कैसा था? अनऑफिशियल टेस्ट था। तो इसके हिसाब से P और Q तो नहीं होंगे, क्योंकि P और Q दोनों के दोनों उस समय की कंडीशन के हिसाब से कैसे थे? अनऑफिशियल। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम और यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट कैसे है? ऑफिशियल है। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दिल्ली।
आर एंड एस। अभी 5 टेस्ट ऑफिशियल हो गए हैं, पहले 4 ही थे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। फ्राइबिलिटी अनऑफिशियल टेस्ट के साथ में था। फ्राइबिलिटी के अलावा हार्डनेस आज भी अनऑफिशियल टेस्ट है, फ्राइबिलिटी अभी भी अनऑफिशियल टेस्ट है। चलिए आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर डी दिल्ली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी कॉलम का टैबलेट डिफेक्ट से लिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत परेशान नहीं होना इसमें, देखिए मैच दी कॉलम को देखकर बहुत परेशान नहीं होना हमें, बड़े ट्रिकी रहते हैं मैच दी कॉलम, तो यहां पर बड़ी आसानी से हम आंसर निकालेंगे। ऑरेंज पील इफेक्ट, ब्लिस्टरिंग, क्रैकिंग और ब्लूमिंग, यहां पर कुछ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कुछ का कॉज दिया गया है। तो यहां पर देखिए हम परेशान हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऑरेंज पील इफेक्ट का कुछ मैच नहीं कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में देखा इनएडेक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग कॉज अ बंपिंग इफेक्ट ऑफ द कोटिंग। दूसरा है इट इज द रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कोटेड टैबलेट इन ओवन ड्यू टू रैपिड एवापोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन द कोर एंड अफेक्ट द हाई टेम्परेचर ऑन द फिल्म। occurs due to processing temperature used is too high for a particular formulation. Fourth, occurs if internal stress in the film exceed the tensile strength. तो देखिए हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक भी हमें अगर ध्यान आ रहा हो तो हम उससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, कि ये क्रैकिंग जो होती है, क्रैकिंग होती है कि जब टैबलेट का इंटरनल स्ट्रेस आपकी कोट की, जो आपका पॉलीमर कोट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो आपका इंटरनल स्ट्रेस इज मोर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीमर कोट, तो उस केस में टैबलेट क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है। तो इसलिए आर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R4 कहां पर दिख रहा है, अरे भैया यहां पर ही दिख रहा है, ये तो ये में ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम और दूसरों का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ऑरेंज पील इफेक्ट मतलब होता है बंपिंग इफेक्ट होता है। ऑरेंज पील में क्या होता है कि आपकी जो टैबलेट होती है जब कोट करते हैं, जो कोटिंग के लिए जो आपका कोट किया आपने, और कोट करने के बाद ये आपका जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में आप कोट अप्लाई करते हो, किसके फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में। और यदि आपने क्या कर दिया, सडनली इसको ड्राई कर दिया, तो जो कोट ड्रॉपलेट है, जो पॉलीमर की ड्रॉपलेट है, वो प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाएंगी, प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाएंगी। देखिए इनएडेक्वेट स्प्रेडिंग लिखा हुआ है, तो इसके पीछे एक कारण होता है कि ड्राइंग टेम्परेचर ज्यादा कर दिया है, विस्कोसिटी ज्यादा आपकी पॉलीमर सॉल्यूशन की, उसके केस में भी ऐसा होता है। तो उसके कारण आपके जो आपकी ड्रॉपलेट्स है प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाई और वहीं की वहीं क्या हो गई, ड्राई हो गई। तो उसके कारण ऑरेंज जैसी सरफेस होगी, रफ सरफेस होगी, इसको बोलते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। तो पी का फर्स्ट हो गया। ब्लिस्टर का मतलब होता है लोकल डिटैचमेंट ऑफ फिल्म, जो आपकी जो फिल्म है, आपकी कोटिंग फिल्म है, आपकी जगह जगह आपकी डिटैच हो जाती है, पूरी तरह से डिटैच नहीं होती, जगह जगह डिटैच हो जाती है और ऐसे पाउच बन जाते हैं, एयर फिल्ड पाउच बन जाते हैं, उनको ब्लिस्टर बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने कर दिया है, टेम्परेचर, ठीक है ना, आपने रैपिड एवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट कर दिया, जिसके कारण क्या होगा कि आपका ये लोकल डिटैचमेंट हो गया, तो क्यू का 2 हो जाएगा। अब बचता है ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है डल फिल्म, ब्लूमिंग का मतलब हैजिंग या डल फिल्म होती है, तो ये भी हाई टेम्परेचर, हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर के कारण होती है, तो इसका एस का क्या हो जाएगा, 3rd। तो देखिए ज्यादातर मैं आपको बताऊं, जो टैबलेट के ज्यादातर जो डिफेक्ट्स होते हैं, कोटिंग के जो डिफेक्ट्स होते हैं, उनका एक मेजर जो कॉज होता है वो होता है आपका ड्राइंग टेम्परेचर। अगर ड्राइंग टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, ड्राइंग टेम्परेचर कम कर दिया, ड्राइंग टेम्परेचर आपने ड्राइंग रेट हाई कर दी, तो उसके केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ऑरेंज पील इफेक्ट के केस में क्या था, आपने ड्राइंग रेट को क्या कर दिया, आपका प्रॉपरली आपने ड्राइंग टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाई वो। ब्लिस्टरिंग में क्या हुआ कि आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, जिसके कारण क्या होगा कि उसकी जो एडेसिवनेस थी, आपकी पॉलीमर की जो एडेसिवनेस थी टैबलेट के ऊपर, वो डिक्रीज होगी, जिसके कारण लोकल डिटैचमेंट हो गया। ब्लूमिंग में भी क्या हो रहा था, ब्लूमिंग में आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, जिसके कारण जो टैबलेट, जो उसकी पॉलीमर था, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसका कलर चेंज हो गया, जिसके कारण डल हो गया वो। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, 16 का जो आंसर होने वाला है वो हमारे पास क्या होने वाला, ए इज द राइट आंसर। फिर भी हम चेक करते हैं क्या होगा पॉसिबल आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइक्लोफेनेक टैबलेट कोटेड विद द सेलुलोज एसिटेट थैलेट, देखिए हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट वेयर डू एक्सपेक्टेड द ड्रग टू बी रिलीज। ड्रग का रिलीज के बारे में पूछा गया, और किससे कोट किया गया, सेलुलोज एसिटेट थैलेट, मतलब कैप से कोट किया गया। कैप जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है, एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर होता है, एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर होता है। इसको हम पीएच सेंसिटिव पॉलीमर का भी तमगा देते हैं।
क्या नाम देते हैं, पीएच सेंसिटिव पॉलीमर भी बोलते हैं, और इसको स्मार्ट पॉलीमर भी बोल सकते हैं। स्मार्ट पॉलीमर क्या होते हैं, वह पॉलीमर होते हैं जो पर्टिकुलर फिजिकल स्टिमुलाई की प्रेजेंस में क्या होते हैं, अपना डिग्रेडेशन या डिसोल्यूशन शो करते हैं। तो यहां पर जो की फैक्टर है, ट्रिगरिंग फैक्टर, वो है पीएच। तो सेलुलोज एसिटेट थैलेट होते हैं वो एसिडिक पीएच पर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जैसे ही बेसिक या एल्कलाइन पीएच आती है तो अपना ये इनका आयोनाइजेशन हो जाता है, इसके कारण वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो कहां पर इसको स्पेशली अगर बात करें तो लो पीएच कहां पर होती है, आपके स्टमक में होती है, तो स्टमक में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसके द्वारा, इससे हमने जो टैबलेट को कोट किया वो टैबलेट इंटैक्ट बनी रहेगी स्टमक में। लेकिन जैसे ही स्टमक से निकलकर कहां पर पहुंची ये टैबलेट, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची, तो वहां पर ये आपका जो कैप है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, धीमे धीमे करके डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आपकी टैबलेट क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। तो यहां पर ड्रग का रिलीज कहां पर होगा, ड्रग का रिलीज कहां पर होगा, स्टमक में नहीं होगा, कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। देखिए लिवर में तो वैसे भी नहीं होता ड्रग का रिलीज। ओरल कैविटी में हम जो आपकी डाइक्लोफेनेक टैबलेट है वो ओरल कैविटी के लिए डिजाइन नहीं करते, आपकी जीआईटी के लिए डिजाइन किया जाती है, वो इंटेस्टाइनल रूट के लिए डिजाइन की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आंसर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में से होगा, लेकिन स्टमक से इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप कैप यूज कर रहे हो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्सन रीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स ऑफ टैबलेट से लिया गया है, इसको देखते हैं। असर्सन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्प्रेशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन अकर इन सम टैबलेट्स। जब भी हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये आपका मटेरियल हो गया, ये मटेरियल है, इसके ऊपर आपने कंप्रेशन फोर्स लगाया, तो कंप्रेशन फोर्स लगाने से मॉलिक्यूल जो आपके पार्टिकल है सॉरी पास आ जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट मास बन जाता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि ये जो आपने फोर्स लगाया, फोर्स मतलब एक एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी इस मटेरियल को ट्रांसफर हुई, इस मटेरियल ने कॉम्पैक्ट मास बनाया। लेकिन क्या होगा, अंदर ही अंदर बात करें तो इनकी मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, फोर्स के फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो वो क्या करेगा कि वो इस एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करेंगे पार्टिकल जब टैबलेट में रहेंगे तो। और स्पेशली जब डिकम्प्रेशन जब क्या होता है कि जब हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद कंप्रेशन के बाद अनलोडिंग करते हैं फोर्स की, तो डिकम्प्रेशन होता है। तो टैबलेट आपकी मैन्युफैक्चर के बाद बाहर निकलती है, आपकी डाई से बनने के बाद बाहर निकलती है, डिकम्प्रेशन होता है। तो उसमें क्या होती है, टैबलेट क्या होती है, एक्सपांड होने की कोशिश करती है डेफिनेटली, क्योंकि हमने प्रेशर से इन मॉलिक्यूल को बांध दिया। लेकिन अब क्या होगा कि किसमें एक आपकी जो डाई कैविटी है ना उसमें फिक्स है, क्योंकि डाई कैविटी का अभी तो क्या साइज फिक्स है, तो उसमें फिक्स रहेंगे, कहीं नहीं जा सकते। जितने डाई कैविटी की जितनी हाइट होगी उस हाइट को गेन कर लेंगे, जितना डायमीटर होगा उतना गेन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही डिकम्प्रेशन होगा तो ये क्या होंगे, ये आपकी जो पार्टिकल है दोबारा से ये वाली कंडीशन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन फिर भी डिकम्प्रेशन में क्या होता है कि आपका टैबलेट थोड़ा सा एक्सपांड होती है, थोड़ा सा होती है एक्सपांड, माइन्यूट होती है, पता नहीं चलता। तो इसका कारण क्या है, तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कि आपका एक्सपेंशन होगा जब टैबलेट का जब डिकम्प्रेशन साइकिल चलेगी तो उसमें एक्सपेंशन तो होगा। तो एक्सपेंशन अकर इन सम टैबलेट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट हैज अकर्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन। जी नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है, जब कंप्रेशन करते हैं तब होता है प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहां पर क्या होता है, जब इसको हम डिकम्प्रेशन जब आपका एक्सपेंशन होता है उसके पीछे डिकम्प्रेशन कॉज होता है, उस समय इलास्टिक रिकवरी होती है। तो यदि यहां पर इलास्टिक रिकवरी होता है तो हमारा आंसर रीजन सही हो जाता है, असर्शन भी सही हो जाता है और रीजन भी सही हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें, लेकिन हम यहां पर देखें, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, केवल देखें तो यहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहां पर अगर इलास्टिक रिकवरी होता तो हमारा असर्शन रीजन दोनों सही हो जाते और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। यहां पर अगर मैं कर दूं एक्सपेंशन अगर इन सम टैबलेट बिकॉज ऑफ इलास्टिक रिकवरी, किसके कारण, इलास्टिक रिकवरी के कारण होगा, तो ये सर सही हो जाता। लेकिन यहां पर क्या होता, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, कंप्रेशन में होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस में होता है, ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, आंसर सही है लेकिन रीजन गलत है। तो जो क्या होगा, एक्सपेंशन के पीछे आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, इलास्टिक रिकवरी होती है कॉज। चलिए, तो ये हो गया आंसर सी, असर्शन करेक्ट और रीजन फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ
adding lubricant to a granulation. The lubricant is divided finally by passing through the 60 to 100 mesh nylon cloth onto the granulation. In production, this process is called as the lubricant. तो lubricant को हम क्या करते हैं 60 या फिर 100 mesh साइज के नायरन क्लॉथ से पास कराते हैं बिफोर दी lubrication of the tablet material, जिससे आपको टैबलेट कंप्रेस करना है। उस आपके ग्रेनुल्स हो गए, ये आपके ग्रेनुल्स, ये आपका पाउडर हो गया, ये पाउडर, इस पाउडर के ऊपर हमें क्या करना है, लुब्रिकेंट ऐड करना है। तो लुब्रिकेंट ऐड करने डायरेक्टली हम ऐड नहीं करेंगे लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की पहले हम क्या करेंगे, साइज सेपरेशन करेंगे एक तरीके से। तो इसके लिए आप कितना, इधर 60 मैश स्क्रीन या फिर 100 मैश स्क्रीन का आप नायलॉन क्लॉथ यूज करते हो, ठीक, इससे पास कराते हो आप इसको, जिससे क्या होता है, यूनिफॉर्म साइज के आपके पार्टिकल हो जाते हैं, किसके, लुब्रिकेंट के पार्टिकल। और ध्यान रहे कि ये जो पार्टिकल जो पास कराए गए हैं, जिस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, बोल्टिंग मेथड नाम देते हैं। देखिए मिक्सिंग का मतलब तो पता है, मिक्सिंग का मतलब मिक्स करना, टम्बलिंग मतलब एक प्रोसेस होती है, इसमें भी मिक्सिंग हम अचीव करते हैं, ग्राइंडिंग मतलब साइज रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो बच रहा है वो क्लियरली आपको दिख रहा है, बोल्टिंग। तो बोल्टिंग वह फिनोमेना होती है जिसमें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को हम नायलॉन क्लॉथ से पास कराते हैं, जिसका साइज 60 या 100 मैश साइज होता है, उससे हम पास कराते हैं। फिर जाकर हम क्या करते हैं, उसको हम टैबलेट मटेरियल में ऐड करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं। और ये भी ध्यान रखना हमें कि लुब्रिकेंट को इस तरीके से मिक्स करना है, इस तरीके से मिक्स करना है कि टैबलेट मटेरियल को पूरी तरह से कोट ना करे। ये आपका टैबलेट मटेरियल है, इसको पूरी तरह से कोट ना करे। ये अगर पूरी तरह से कोट कर लेगा ना तो क्या हो जाएगा, आपकी टैबलेट पूरी हाइड्रोफोबिक हो जाएगी। तो हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इनकम्प्लीट या पार्शियल कोटिंग होनी चाहिए, किसकी, लुब्रिकेंट की, किसके ऊपर, पाउडर पार्टिकल्स या फिर ग्रेनुल्स के ऊपर, जिसको हमें कंप्रेस करके टैबलेट मैन्युफैक्चर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आंसर ए, चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर द एनहांसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। यस, तो यहां पर देखते हैं कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के बारे में बात हो रही है, तो टाल्क तो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लैक्टोज खुद एक कंपाउंड होता है, सॉल्युबिलिटी को कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करता है, हालांकि ये खुद अच्छा खासा वाटर सॉल्युबल होता है लैक्टोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी सॉल्युबिलिटी में किसी तरह का रोल प्ले नहीं करता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी सॉल्युबिलिटी में किसी तरह का रोल प्ले नहीं करता। तो भैया कौन प्ले करता है रोल, तो अगर हम देखें इसको, पीजी का नाम आते ही दिमाग में आपको एक ही चीज लगती है, पीजी मतलब सॉल्युबिलिटी एनहांसर। जहां पीजी दिख जाए तो समझ लीजिए कि सॉल्युबिलिटी को डेफिनेटली बढ़ा देगा। तो यहां पर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में जब हमें हाई सॉल्युबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, हाई डिसोल्यूशन रेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए आपको टैबलेटिंग मटेरियल में आपको पीजी को यूज करना ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एवरेज वेट ऑफ टैबलेट इज 450 mg, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस अलाउड। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वेट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट से लिया गया, जो कि ऑफिशियल टेस्ट है आपका टैबलेट का। इसमें टैबलेट का जो वेट दिया गया वो कितना दिया गया, 450 mg दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 450 mg हमें टैबलेट का वेट देखना चाहिए, कितना, 450 mg। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है। अगर होता भी इंडियन और यूएसपी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी अगर देखें तो लिमिट, दोनों की लिमिट में जो हाई वेट टैबलेट होती है उसकी दोनों की लिमिट में ये क्या आ रहा है, आपका ये वाला टैबलेट का वेट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें इंडियन फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में जो दिया रहता है, 3 टाइप की टैबलेट होती है। अगर हम बात करें तो एक होती है लो वेट टैबलेट, एक होती है मीडियम वेट टैबलेट, और एक होती है हाई वेट टैबलेट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया जो हम बात करें तो हाई वेट जो हाई वेट जो टैबलेट होती है वो कितनी होती है आपकी, 250 mg और मोर देन 250 mg। और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो हाई वेट टैबलेट होती है 324 mg और मोर देन 324 mg।
तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो ये किस रेंज में आ रही है, जो आपकी टैबलेट है वो हाई वेट वाली रेंज में आ रही है। तो आपको ये याद भी होगा, पता भी होगा कि जितना ज्यादा वेट होता है उतना कम परसेंटेज अलाउंस होता है। मींस अगर टैबलेट का वेट कम होता, मतलब टैबलेट लो वेट कैटेगरी में आती है, तो वहां पर जो परसेंटेज अलाउंस रहता है, जो आपकी टॉलरेंस रेंज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर वेट ज्यादा है तो टॉलरेंस रेंज क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर 3 टॉलरेंस रेंज होती है। हाई वेट, लो वेट के लिए ±10% होती है, मीडियम वेट के लिए ±7.5% होती है, और हाई वेट टैबलेट के लिए ±5% रेंज होती है। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी टैबलेट हाई वेट रेंज में आ रही है, तो उसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, +-5%, +-5%। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लो वेट टैबलेट कितनी होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 80 mg से कम वेट की टैबलेट जो होती है आपकी लो वेट कैटेगरी में आती है, और आपकी 80 mg या 80 mg से कम वेट की टैबलेट लो वेट में कैटेगरी में आएगी। 80 mg से ज्यादा लेकिन आपकी 250 mg से कम वेट की मीडियम वेट टैबलेट में आएगी, और मोर देन 250 mg या मोर देन 250 mg होगा अगर टैबलेट का वेट, तो हाई वेट टैबलेट में आएगी वो। तो चलिए, तो उसके हिसाब से जो आंसर होगा हमारे पास, आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर ए निकल कर आ रहा है। देखिए दिया गया है 80 mg और उससे कम लो वेट टैबलेट ±10% कंसिडरेबल है। यूएसपी के अकॉर्डिंग 130 mg और उससे कम वेट की जो टैबलेट आ गई वो लो वेट टैबलेट में आ गई। मीडियम वेट रेंज वाली जो टैबलेट होगी वो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 80 mg से 250 mg में आएगी, और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 130 से 324 mg में आएगी। उसके बाद अगर देखें तो जो हाई वेट जो टैबलेट होगी वो कितनी होगी, मोर देन 250 mg अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, और मोर देन 324 mg अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो हमारे ऑप्शन में टैबलेट का वेट ज्यादा था, टैबलेट का वेट 450 mg था, इसलिए हाई वेट में आएगी, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +-5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which filler can not be used for the preparation of tablet for the amine containing basic drug to avoid discoloration of tablet। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिलर के बारे में पूछा गया है। फिलर, सबसे पहले फिलर को आपको मेंशन करना है, कीवर्ड फिलर है। फिलर मतलब डायलुएंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा डायलुएंट है जो अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ यूज नहीं करता। आपने पता हो, एक फिलर का नाम सुना होगा, किसका नाम है, लैक्टोज। लैक्टोज एक फिलर होता है जो कि आप अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ में यूज नहीं करते हो। क्यों नहीं यूज करते हो, क्योंकि लैक्टोज आपकी अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ, लैक्टोज अमाइन रिड्यूसिंग शुगर होता है, अमाइन कंटेनिंग ड्रग जैसे कि आपका आइसोनियाजाइड और बैक्लोफेन, इसके साथ अगर फॉर्मुलेट करोगे आप लैक्टोज को, तो क्या होगा, लैक्टोज क्या कर देगा, इसके साथ रिएक्शन कर देता है और एक पॉलीफर्ब्यूरिल नाम का कंपाउंड जनरेट कर देता है। उसके कारण टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम मेलार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, मेलार्ड रिएक्शन। यदि हम यहां पर बात करें मेलार्ड रिएक्शन का कॉज क्या होता है, कि मेलार्ड रिएक्शन का कॉज होता है लैक्टोज और अमाइन कंटेनिंग ड्रग की इनकम्पेटिबिलिटी, दोनों के बीच में एक रिएक्शन हो जाती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज को अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ फॉर्मुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन देखें डाइकैल्शियम फॉस्फेट आप टेट्रासाइक्लिन के साथ यूज नहीं करते हो, ये भी आता है क्वेश्चन, आप लोगों ने परफॉर्म भी किया था क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन के साथ यूज नहीं करते, ये भी नहीं होगा। माइक्रोक्रिस्टल सेलुलोज की ऐसी कोई इनकम्पेटिबिलिटी देखी नहीं गई है, स्टार्च की ऐसी कोई इनकम्पेटिबिलिटी नहीं देखी गई, लेकिन लैक्टोज की इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ में, अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ में देखी गई है। इसलिए आंसर क्या होगा, डी, डेली। तो लैक्टोज को कभी भी अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ में आपको फॉर्मुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्राइबिलिटी इश्यू ऑफ द टैबलेट कैन बी सॉल्व्ड बाय द डिफरेंट वे एक्सेप्ट। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें बोला गया है कि फ्राइबिलिटी जो प्रॉब्लम है अगर टैबलेट में आ रही है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आपको इनकरेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। करेक्ट सॉल्यूशन पहले ढूंढ लेते तो अपने आप इनकरेक्ट मिल जाएगा। इंक्रीज फ्राइबिलिटी मतलब क्या होता है कि टैबलेट के जो पार्ट्स है, टैबलेट्स का जो आपकी जो मेन टैबलेट है, इस टैबलेट्स में से छोटे छोटे पीसेस क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना, इसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी। मतलब ब्रेकेज ऑफ टैबलेट, टैबलेट का, या चिपिंग ऑफ टैबलेट, ऐसे कैसे चिपिंग, कैपिंग लेमिनेशन। फ्राइबिलिटी अगर ज्यादा होती है तो कैपिंग लेमिनेशन भी होने लगती है, चिपिंग तो होती है। तो मतलब ब्रेकेज ऑफ टैबलेट, टैबलेट का टूट फूट होना एक तरीके से फ्राइबिलिटी कहलाती है। तो जो ब्रेकेज होने के कारण क्या है, कहीं ना कहीं आपके जो टैबलेट मटेरियल है उनके बीच जो बाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं वीक है। बाइंडिंग कैसी हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं वीक है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शो हो रही है।
इस बाइंडिंग वीक होने के कारण ये प्रॉब्लम शो हो रही है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग को प्रमोट करना पड़ेगा कि पार्टिकल टैबलेट पार्टिकल से उनके बीच में बाइंडिंग प्रमोट हो। तो बाइंडिंग प्रमोट करने के लिए आपको दो चीजें स्पेशली कर सकते हो आप, ये तो कंप्रेशन फोर्स इंक्रीज कर दीजिए और दूसरा बाइंडर का अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए, और ये तो दोनों पॉसिबल हो जाएंगे, इसलिए ए और बी तो करेक्ट है। मतलब अपर पंच प्रेशर इंक्रीज कर दोगे जिसके कारण भी क्या होगा, फ्राइबिलिटी कम हो जाएगी। बाइंडर ऐड कर दोगे इससे भी फ्राइबिलिटी कम हो जाएगी। तीसरा, मॉइस्चर कंटेंट से फ्राइबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मॉइस्चर कंटेंट की प्रेजेंस में क्या होता है कि बाइंडर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो बाइंडर की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्राइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी सही हो गया, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। हमारे पास इनकरेक्ट क्या आ जाएगा, डी। 3 करेक्ट है तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी, जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे एडजस्टिंग दी लोअर पंच प्रेशर ऑफ टैबलेट मशीन, जो लोअर पंच होता है वो फ्राइबिलिटी उसका अगर देखें कंप्रेशन जो प्रोसेस होती है उसमें उसका रोल केवल इतना रहता है कि जो डाई होती है, डाई आपकी 2 साइडेड ओपन रहती है, अपर साइड और लोअर साइड। तो ये क्या लोअर पंच क्या करता है, ये डाई को नीचे से ब्लॉक करने का, ठीक है ना, ब्लॉक करने का काम करता है, एक साइड से इसको क्लोज करने का काम करता है कि जब कंप्रेशन साइकिल हो, जब कंप्रेशन प्रोसेस हो तो उस समय डाई एक सिरे से बंद रहे, तो जो भी कंप्रेशन फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मटेरियल के ऊपर ट्रांसफर होगा और उस मटेरियल को होल्ड करके रखेगा। मतलब डाई क्या होती है, 2 साइडेड से क्लोज होती है, 2 साइड से ओपन होती है, तो बेसिकली इसको 3 साइड क्लोज होना चाहिए। तो तीसरी साइड से क्लोज करने के लिए आपने क्या यूज करनी है, पंच यूज करनी है। तो पंच के लोअर पंच का काम केवल और कितना रहता है, प्रेशर जो भी अपर पंच अप्लाई करेगा उसको टॉलरेट करना है, और फिर फाइनली जब टैबलेट मैन्युफैक्चर हो जाएगी तो उसके बाद टैबलेट को इजेक्ट करने का काम करता है कौन, आपका लोअर पंच। तो ये फ्राइबिलिटी में कुछ योगदान नहीं देता, कोई इसका रोल नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यस, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहां पर मैच कॉलम वाला क्वेश्चन एक तरफ एडिटिव दिया है बाइंडर और दूसरे तरफ उसके एग्जांपल दिए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले बाइंडर, फिर उसके बाद इंसॉल्युबल लुब्रिकेंट, उसके बाद फिल्म कोटिंग और उसके बाद डायरेक्ट कंप्रेसिबल लुब्रिकेंट। तो बाइंडर यहां पर देखें, तो बाइंडर यहां पर क्या, कौन सा बाइंडर है, बाइंडर देखें यहां पे आप, तो बाइंडिंग एजेंट कौन सा दिख रहा है, गम्स कहां है, ये रही गम्स केसी है। तो पी फर्स्ट या फर्स्ट पी। दूसरा लुब्रिकेंट, तो यहां पर देखें लुब्रिकेंट कौन सा दिख रहा है आपका, ये मिनरल ऑयल, लाइट मिनरल ऑयल, ये लुब्रिकेंट है। फिल्म कोटिंग मटेरियल HEC, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये फिल्म कोटिंग मटेरियल हो गया, ये तो सीधे सीधे मिल गए। और लास्ट में डायरेक्टली कंप्रेसिबल डायलुएंट कौन सा होता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो मतलब यहां पर फर्स्ट पी, सेकंड क्यू, थर्ड आर और 4S, ठीक है। यहां पर देखिए क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल। पी फर्स्ट कहां पर आ रहा है, पी फर्स्ट, सेकंड क्यू, थर्ड आर, 4S, यस, डी आंसर में आ रहा है। तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी टैबलेट डिफेक्ट का है। यहां पर देखेंगे कि ग्रुप 1 टैबलेट डिफेक्ट का और उसका ग्रुप 2 जो दिया है उसके एक्सप्लेनेशन का दिया हुआ है। ये टैबलेट डिफेक्ट है। तो पिकिंग का मतलब होता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिमूवल ऑफ द टैबलेट मास बाय द पंच फेसेस, बाय द पंच। तो यहां पर P फॉर पंच, ये हो गया। स्टिकिंग, अडेरेंट ऑफ द टैबलेट मास ऑन टू द डाई वॉल। तो डाई वॉल कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो Q इज द 2। मॉटलिंग इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, ये हो गया 3, R3। लैमिनेशन, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 or more distinct layer called the lamination, तो R फोर्थ हो गया। तो यहां पर सिंपल P1 Q2 R3 S4, 1 2 3 4, ये आ गया आपका ऑप्शन। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, A इज द राइट आंसर। चलिए यहां पर देखें, विच विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ पॉविडोन इज वाइडली यूज्ड एज अ बाइंडर एंड टैबलेट कोटिंग मटेरियल। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, KL30 के नाम से बताया था आपको, क्रॉस जो पॉविडोन के बारे में बताया था। तो वहां पर देखिएगा, तो यहां पर मैंने आपको उस समय बताया था कि डिफरेंट ग्रेड वाले हम यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। ये 15 भी यूज होता है, 60 भी यूज होता है, 90 भी, 30, लेकिन वाइडली यूज पूछा गया। तो यहाँ पर K30 जो होता है, K30 ग्रेड वाला जो पॉविडोन होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कौन सा, K30। देखिए डिफरेंट टाइप के अवेलेबल रहते हैं 4 विस्कोसिटी ग्रेड के,
तो K15, K30, K60, K90, और इनका एवरेज वेट जो होता है K15 का 10,000, K30 का 40,000, K60 का 1,60,000 और K90 का 3,60,000। तो ये सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला होता है वो K30। मोस्ट कॉमनली यूज टूलिंग फॉर टैबलेट प्रिपरेशन, टैबलेट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली टूलिंग क्या होती है, एक्चुअल में क्या होता है कि टैबलेट का साइज देखा होगा आपने कि सब सारी टैबलेट बराबर साइज की तो होती नहीं है। इट डिपेंड ऑन टू दी पंच एंड डाई की जो डायमेंशंस होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट वाले हम लोग जो आपके कह सकते हैं कि पंचेस होते हैं और डाइज होते हैं, वो हम यूज करते हैं डिफरेंट डायमेंशंस वाले, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं, तो उसको टूलिंग बोलते हैं। अलग अलग टाइप की टूलिंग होती है, बीबी टूलिंग, बी टूलिंग, डी टूलिंग और ए टूलिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी टूलिंग सबसे ज्यादा यूटिलाइज की जाती है, तो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाली टूलिंग होती है आपके पास बीबी टूलिंग। बीबी टूलिंग आप सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग, करेक्ट आंसर भी बीबी टूलिंग है। तो यहां पर क्या होता है, बैरल डायमीटर होता है आपका, जो आपका बैरल डायमीटर होता है इसका बीबी टूलिंग का 0.75 और हेड डायमीटर होता है 1 इंचेस। ये बीबी टाइप की टूलिंग में रहता है। पंच लेंथ इसकी 5.25 इंचेस रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जेपरॉक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ मैनिटोल, Amberlite is the brand name of dextrose, Avicel is the brand name of microcrystalline cellulose, Primogel is a hydrolyzed starch। चलिए देखते हैं ये करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जेपरॉक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ लैक्टोज का होता है। Amberlite ब्रांड नेम डेक्सट्रोज का नहीं होता, ठीक है। Avicel is the brand name of microcrystalline cellulose, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। MCC का जो ब्रांड नेम होता है वो कौन सा होता है आपका, Avicel। प्रोप्राइटरी नेम कौन सा था, एविसेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं, हम चेक करते हैं। मैनिटोल आपका पर्लटोल के नाम से मिलता है, डेक्सट्रोज आपको सेल्यूलोज के नाम से मिलता है, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च रहता है, प्रीमोजेल होता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज एविसेल के नाम से, आयन एक्सचेंज रेजिन अम्बरलाइट के नाम से, स्प्रेडाइड लैक्टोज जेपरॉक्स के नाम से, और हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होता है वो एमडेक्स होता है। यहाँ पर हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च क्या दिया हुआ है, प्रीमोजेल दिया हुआ। प्रीमोजेल क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है हमें इसमें, ठीक। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर apparatus is known as type 3 dissolution apparatus, pedal over disc apparatus is known as type 5 apparatus, rotating cylinder apparatus is known as type 4 apparatus, reciprocating holder apparatus is known as a type 7 apparatus, pedal over disc type 5 करेक्ट है, rotating cylinder apparatus is known as type 4। टाइप 4 बेसिकली अगर देखें तो फ्लो थ्रू सेल होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर टाइप 3 होता है, ये करेक्ट है एकदम से। रेसिप्रोकेटिंग होल्डर टाइप 7 होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहां पर देखेंगे रोटेटिंग सिलेंडर जो होता है आपका, ठीक है, वो कौन सा होता है आपका, टाइप 6 डिसोल्यूशन अपरेटस होता है। कौन सा, टाइप 6, ना कि टाइप 4। इसलिए सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज 10 नंबर सीप साइज मैसेज स्क्रीन, डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज 40 मैसेज साइज मैसेज स्क्रीन, डिसोल्यूशन रिलेटेड टू एफिकेसी ऑफ ड्रग, टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन टेस्टिंग इज 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहां पर ये बिल्कुल सही है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का जो मैश साइज होता है वो 10 मैश साइज का यूज करते हैं, जिसका डायमीटर जो होता है 2 जो अपर्चर का डायमीटर होता है 2.0 mm। डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स के लिए आप 22 या 40 मैश साइज की सी आप यूज करते हो, ये भी सही हो गया। उसके बाद डिसोल्यूशन टेस्ट एफिकेसी ऑफ द ड्रग। ऑब्वियसली बात है, डिसोल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, ड्रग रिलीज को देखते हैं। किसको देखते हैं, ड्रग रिलीज को। और ड्रग रिलीज अफेक्ट करता है आपकी बायो अवेलेबिलिटी को, और बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट करती है एफिकेसी को। तो इसलिए सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट पर देखें, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, तो लास्ट ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। टेम्परेचर जो दिया गया है 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये आपका डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स का ना होगा, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का है। डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स का जो टेम्परेचर होता है 37 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपका किसका है, 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका किसका है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का
टेम्परेचर है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। थैलेट कंटेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज फुली एस्टरिफाइड, करेक्ट ढूंढना है। शुगर टैब 97% सुक्रोज प्लस 3% इनवर्ट शुगर। बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग ब्लेंड एक्सिपिएंट। सिट्रिक एसिड और टार्ट्रेट एसिड आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटेरिक कोटेड टैबलेट। चलिए आंसर चेक करते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले जो ऑप्शन आपको ए दिखाई दे रहा है उसमें बोला थैलेट कंटेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये हाफ एस्टरिफाइड होता है, फुली नहीं होता, हाफ होता है। कैसा होता है, हाफ एस्टरिफाइड। तो हमारे उसके हिसाब से जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद शुगर टैब, शुगर टैब में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, शुगर टैब में जो आपका जो शुगर कंटेंट होता है वो 93% होता है, ना कि 97%। 97% होता है आपके डाइपैक, ये डाइपैक का दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये आपकी इफरवेसेंट टैबलेट का कंपोनेंट होते हैं, ना कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट का, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद बचता है हमारा बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग ब्लेंड एक्सिपिएंट, ये हो सकता है। ब्लेंड एक्सिपिएंट मतलब क्या रोल रहता है, ब्लेंड एक्सिपिएंट का रोल ये रहता है कि आपकी बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट में हमें ड्रग का जो रिलीज है, ड्रग रिलीज है वो स्लो चाहिए, और स्लो आने के लिए जरूरी है कि आपका सलाइवेशन की रेट जो है, जो सलाइवेशन की रेट होती है वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। सलाइवेशन रेट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अगर सलाइवेशन रेट बढ़ जाएगी आपकी तो आपकी ड्रग तेजी से डिसॉल्व हो जाएगी और आपका उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट का जो इंपैक्ट है, ये एब्जॉर्प्शन आपको माउथ कैविटी में लेना है, और यदि ये क्या आपको निगलनी पड़ी, इसका जो सॉल्यूशन टैबलेट से निकलने वाली ड्रग का अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ और उसको आपको अगर बहुत ज्यादा सलाइवा निकलेगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा उसका, उस सॉल्यूशन को आपको स्वालो करना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए इसको हम ऐसे एक्सिपिएंट यूज करेंगे जो सलाइवेशन को डिक्रीज कर देंगे, जिससे कारण ड्रग का रिलीज स्लो हो। अगर फास्ट सलाइवेशन होगा तो आपका माउथ सलाइवा से भर जाएगा, वो आपको गटकना पड़ेगा, उसको निगलना पड़ेगा, इसलिए हम ब्लेंड एक्सिपिएंट यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। Identify the correct combination of additive used in tablet manufacturing. Yes, lubricant, glidant, anti-adherent और binder के बारे में दिया गया है। चलिए चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। Lubricant reduce the friction during tablet injection between the wall tablet and the wall of the die. ये जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। Lubricant क्या होते हैं, वह सब्सटेंस होते हैं जो कंप्रेशन के दौरान ड्यूरिंग द कंप्रेशन फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं टेबलेटिक मटेरियल और डाई वॉल के बीच में। Anti-adherent promote cohesiveness between powder particle, ये कहां करते हैं, एंटी अडरेंट, नाम ही इसका एंटी अडरेंट है, अडरेंस को रोकने का काम करेगा, तो कोहेसिवनेस को कहां से प्रमोट कर देगा, तो क्यू तो हो नहीं सकता, क्यू रॉन्ग है। ग्लाइडेंट, और वो भी एंटी अडरेंट क्या करता है कि जब टैबलेट मैन्युफैक्चर हो जाती है तो उसके बाद टैबलेटिक मटेरियल को डाइवॉल और पंच पर स्टिक होने से रोकता है, मतलब स्टिकिंग और पिकिंग होने से रोकता है। ग्लाइडेंट इंप्रूव द फ्लो ऑफ द टैबलेट ग्रेनुलेशन ऑफ पाउडर बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जब आपका मटेरियल फ्लो होता है कहां से, ऊपर से डाई कैविटी की तरफ, उस समय मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम किसका होता है, ग्लाइडेंट का, तो ये करेक्ट हो गया। तो ये लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट तो करेक्ट हो गए। अब बाइंडर देखते हैं। प्रिवेंट द अडेशन, अरे प्रिवेंट द अडेशन, अडेशन को प्रिवेंट करते हैं, बाइंडर अडेशन नहीं करते, बाइंडर अडेशन को प्रमोट करते हैं, प्रिवेंट नहीं करते, प्रमोट करते हैं, उल्टा लिखा हुआ है। देखिए ये जो एंटी अडेरेंट की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है और बाइंडर की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, ये एक तरीके से एक्सचेंज कर दी गई है, ये आपस में क्या कर दी गई, एक्सचेंज कर दी गई। अगर देखा जाए तो अगर इनको सही कर दे तो चारों सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये इसका ये गलत लिखा है, गलत डिस्क्रिप्शन है। ये अडेशन को नहीं रोकता, ये क्या करता है, अडेशन को तो प्रमोट करता है, तो इसलिए बाइंडर वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। पी और आर करेक्ट है, केवल ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट वाले स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए पी और आर करेक्ट हो गया, सी डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। नूटैब 95% सुक्रोज प्लस 4% इनवर्ट शुगर, शुगर टैब 98% सुक्रोज प्लस 2% इनवर्ट शुगर। तो इसको शुगर टैब, इसकी जो ट्रिक रहती है वो रहती है आपका, याद रखना, अगर आपको ये भूल जाओगे, एस एंड डी, कौन सी, एस एंड डी। सबसे पहले आता है शुगर टैब, इसके बाद आता है नूटैब, उसके बाद आता है डाइपैक। इसकी होती है 93% शुगर टैब का,
नू टैप का होता है 95% और इसका होता है 97%। तो जो 97 या 98 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर अगर डाई पैक होता तो ठीक हो जाता। यहाँ पर क्या दिया हुआ, शुगर टैप, तो ये तो गलत हो गया। नू टैप के लिए सही दिया होगा 95%, तो पी इज ओनली करेक्ट, पी केवल करेक्ट हो जाएगा, पी केवल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास निकल के, ओनली पी इज करेक्ट। During compression of moisture critical granule, a hygroscopic substance is used to maintain a proper moisture level। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब कंप्रेशन करते हैं तो जो मॉइस्चर सेंसिटिव ग्रेनुल्स रहते हैं, ठीक है ना, मॉइस्चर सेंसिटिव ग्रेनुल्स रहते हैं, तो उनके मॉइस्चर को उस समय कंप्रेशन के दौरान मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। इसको हम कह सकते हैं मॉइस्चर बफर, मॉइस्चर बफर भी बोल सकते हैं। तो मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सब्सटेंसेस हो सकता है जो मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है ग्लिसरीन, ऑप्शन बी टैल्क, ऑप्शन सी कॉर्न स्टार्च, ऑप्शन डी सुक्रोज। अगर यहाँ पर देखें केवल एक ही ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिसमें कौन सा OH ग्रुप होता है, तो जिनमें OH ग्रुप होगा उसी की तो कैपेबिलिटी होगी मॉइस्चर को मेंटेन करने की। ये ह्यूमिक्टेंट नेचर के होते हैं, तो ह्यूमिक्टेंट क्या होते हैं, मॉइस्चर को मैनेज करने का काम करते हैं, इसलिए आप क्या ऐड करोगे, ग्लिसरीन ऐड करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Unless otherwise stated in the individual monograph of the pharmacopoeia in the disintegration test of enteric coated tablet। Yes, किसके बारे में पूछा गया, enteric coated tablet के बारे में पूछा गया। सबसे पहले फर्स्ट द डिजोल्यूशन इज कैरिड आउट। ओके, तो यहाँ पर डिजोल्यूशन कैसे कैरिड आउट करोगे, आपको इसमें कैसे परफॉर्म करोगे। तो एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होती है उसका जो हम डिजोल्यूशन परफॉर्म करते हैं या कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में डिजोल्यूशन दिया गया बेसिकली, तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन बेसिकली यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए था, लेकिन डिजोल्यूशन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होती है, जो आपकी एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होती है उसको यदि हम देखें तो ये कैसी होती है आपकी, इसके ऊपर पॉलीमर होता है। कौन सा पॉलीमर होता है, ये टैबलेट के ऊपर पीएच सेंसिटिव पॉलीमर। कौन सा बच्चों, पीएच सेंसिटिव पॉलीमर। और ये पीएच सेंसिटिव पॉलीमर जो होगा, ये जैसे ही आपका ये आपकी टैबलेट जैसे ही आपके स्टमक में पहुंचेगी, आपके स्टमक में ये इंटैक्ट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी इनविट्रो टेस्टिंग करते हैं वो मिमिक करना चाहिए या साइमुलेटेड होने चाहिए हमारे इनविवो टेस्ट के। तो टैबलेट जैसे स्टमक में पहुंचेगी तो इंटैक्ट बनी रहनी चाहिए, इसमें किसी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्टमक की पीएच कितनी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक पीएच। तो हमें एसिडिक पीएच में टैबलेट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो, सबसे पहले तो जो टैबलेट का इनकाउंटर होता है किसके साथ में होता है, एसिडिक पीएच के साथ में होता है। उसके बाद फिर यहां से निकल कर जाती है तब बेसिक पीएच के कांटेक्ट में आएगी, लेकिन पहले जिससे इनकाउंटर होगा उस पीएच पर आपको टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले आपका जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट का सबसे पहले इनकाउंटर किसके साथ में होता है, आमना सामना किसके साथ में होता है, आपका एसिडिक पीएच के साथ में होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका जो स्टैंडर्ड जो एसिडिक जो होता है, एसिडिक जो मीडियम हम यूज करते हैं, आप 0.1 मोलर या 0.1 नॉर्मल HCl यूज करते हैं। ये आप यूज नहीं करते, H2SO को टेस्टिंग में यूज नहीं करते। आप सोच रहे हो कि ये भी एसिडिक है इसको यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते। वाटर आपका न्यूट्रल होता है, फॉस्फेट जो होता है आपका बेसिक होता है। तो सबसे पहले हमें एसिडिक मीडिया में रखनी पड़ेगी। तो एसिडिक मीडिया के लिए आप जो टेस्ट सॉल्यूशन जो लोगे वो कौन सा लोगे, 0.1 मोलर HCl यूज करोगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, gelatin used in the manufacture of the soft gelatin capsule should not contain less than 15 ppm of iron, because क्योंकि it affect the food, drug and cosmetic certified dye and so possible color reaction with organic compound। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया जिलेटिन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। शुड नॉट कंटेन लेस देन 15 ppm ऑफ आयरन। इसमें कुछ झोल झाल दिख रहा है मुझे। तो शुड नॉट कंटेन लेस देन नहीं बच्चा, लेस देन नहीं, शुड नॉट कंटेन मोर देन 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
शुड कंटेंट लेस देन होता तो भी बात चलती, शुड नॉट लिखा हुआ है मतलब आयरन कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, आयरन कंटेंट कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? आयरन कंटेंट अगर जिलेटिन शेल में ज्यादा अमाउंट में होगा तो कई बार क्या होता है, जो आयरन सेंसिटिव ड्रग होती है उनके साथ में क्या कर लेता है, ये आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। कई बार ये आयरन जो मौजूद रहता है अगर 15 ppm से ऊपर इसका जो कंसंट्रेशन मौजूद रहता है तो आपकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं हम डार्क स्पॉट। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जिलेटिन जब शेल मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर आपका जो आयरन का कंटेंट है वो 15 ppm से कम होना चाहिए। तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। हाँ, रीजन को अगर बात करें तो रीजन बिल्कुल सही है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कलर, आपके डाई के साथ में कलर, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है या कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम देखें तो असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन करेक्ट है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या निकल गया है हमारे पास, डी दिल्ली। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला। द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज मेजर ऑफ द एडेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट 2, bloom is the determined by measuring the weight in ml required to move a plastic plunger and is proportional to the molecular weight of gelatin। बड़ा घुमा दिया इस क्वेश्चन में आप लोगों को। आप मतलब अगर ढंग से अगर डेफिनेशन ये ब्लूम स्ट्रेंथ को नहीं पढ़ा होगा जिन लोगों ने, वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। यहाँ पर एक वर्ड चेंज किया, पूरा स्टेटमेंट सही है पूरा। द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, ये एक्चुअल में एडेसिव नहीं होती, ये कोहेसिव होती है। सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स कौन से होते हैं, कोहेसिव होते हैं, एडेसिव नहीं होती। कोहेसिव होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। अगर कोहेसिव कर देते तो पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता। यहाँ पर भी देखें, ब्लूम इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वेट इन ml, नॉट वेट इन ml। वेट ml में कहां से होता है बेटा, वेट किस में यूज होता है, वेट ग्राम या मिलीग्राम में होता है, और यहाँ पर वेट किस में हम यूज करते हैं, ग्राम में। थोड़ा सा दिमाग लगा लियो, जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा जिन लोगों ने, तो उन लोगों ने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत किया होगा उन बच्चों ने जिन्होंने क्या है, इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, इस ब्लूम स्ट्रेंथ को ढंग से नहीं पढ़ा होगा और क्वेश्चन को भी ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों हिसाब से अगर हम बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों को देखें, दोनों ही इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें जिलेटिन के बारे में दिया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है कि स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू। स्टेटमेंट पी क्या बोल रहा है देखते हैं। टाइप ए जिलेटिन इज डिराइव फ्रॉम एन एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर। जी हाँ, जो एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर अगर हम देखें, जो आपका जो मटेरियल रहता है, स्पेशली अगर देखें तो आपका पॉक स्किन, जो पॉक स्किन होती है उसको हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन करोगे आप उसका इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या मिलेगा आपको, टाइप ए जिलेटिन मिलेगा। यहां तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक्सिबिट एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन ऑफ लेस देन pH 4.7। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। टाइप ए जिलेटिन की जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH होती है वो pH 9 पर मिलती है, ना कि pH 4.7 पर। तो ये तो गलत हो गया। अब देखें स्टेटमेंट क्यू, टाइप बी जिलेटिन इज फ्रॉम एन एल्कलाई ट्रीटेड प्रिकर्सर। बिल्कुल सही है। ये आपका जो भी आपका स्पेशली अगर देखें तो बोन और काफ स्किन का यदि आप क्या करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्कलाई आप इसको ट्रीट करोगे तो आपको टाइप बी जिलेटिन, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको, टाइप बी जिलेटिन ऑब्टेन होगा, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो जोन होगा वो pH 4.7 पर रहेगा। तो यदि यहां पर pH 9 होता तो स्टेटमेंट पी भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ pH 4.7 है तो पी इनकरेक्ट हो गया, लेकिन क्यू क्या हो गया, करेक्ट है। तो इसके हिसाब से देखें, पी इज फॉल्स एंड क्यू इज करेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका कैप्सूल से लिया गया क्वेश्चन है। आफ्टर बीइंग ट्रिम्ड
टू एग्जैक्ट लेंथ द कैप एंड बॉडी सेक्शन आर जॉइंट। आपने देखा होगा कि जब टैबलेट शेल की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले डिपिंग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? रोटेशन, देन ड्राइंग, देन स्ट्रिपिंग, ठीक है। उसके बाद ट्रिमिंग, ट्रिमिंग मतलब काट छाट की जाती है ओवर साइज कैप्सूल सेल में, ट्रिमिंग। और फाइनल जो स्टेप होती है वो जॉइनिंग होती है। तो देखिए ट्रिमिंग के बाद आप क्या कर रहे हो? ट्रिमिंग, ये ट्रिमिंग कर रहे हो, ट्रिमिंग के बाद आप जॉइनिंग कर रहे हो, तो इसलिए ये तो करेक्ट हो जाएगा। जिलेटिन सॉल्व ऑफ कंट्रोल्ड विस्कोसिटी टू फॉर्म कैप एंड बॉडी साइमल्टेनियसली, ठीक है। जिलेटिन सॉल्व ऑफ कंट्रोल्ड विस्कोसिटी टू फॉर्म कैप्स एंड बॉडी साइमल्टेनियसली। जो आपका पिन मोल्ड मेथड होती है उसमें इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की पिन रहती हैं, इनको हम क्या करते हैं? जिलेटिन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और जिलेटिन सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी रहती है उसके बेस पर इसका जो क्या कह सकते हैं कि थिकनेस डिसाइड होती है। तो क्यू भी करेक्ट हो गया। इन स्ट्रिपिंग द कैप्सूल आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द लेंथ बाय स्टेशनरी नाइफ्स। स्टेशनरी नाइफ के थ्रू इसको हम ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग करते हैं किसके थ्रू ट्रिमिंग करते हैं हम? जो स्टेशनरी नाइफ्स के थ्रू। इसमें तो ब्रॉन्ज जॉ होती है, जो स्ट्रिपिंग की जाती है ब्रॉन्ज जॉ से की जाती है, इसलिए आर तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इन स्पिनिंग द पिन आर यूजुअली रोटेट टू डिस्ट्रीब्यूट द जिलेटिन यूज यूनिफॉर्मली। ये स्पिनिंग जो है आपका रोटेशन का दूसरा नाम होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग हम इसलिए करते हैं, 2.5 रोटेशन होता है, 2.5 रोटेशन, जिसके कारण क्या होता है आपका, एक तो आपका पिन जो ऐसे रहती है वो सीधी हो जाती है, और यूनिफॉर्म वे में क्या हो जाता है आपका जिलेटिन उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा एस भी करेक्ट है, क्यू भी करेक्ट है, पी भी करेक्ट है। पी क्यू एस आर करेक्ट बट आर इनकरेक्ट, मतलब पी फॉल्स। ये इसके हिसाब से आंसर क्या निकल के आ रहा है? सी निकल के आ रहा है। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, सी इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग कैप्सूल साइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैप्सूल साइज आपको पता 8 टाइप के कैप्सूल होते हैं, 8 साइज होते हैं, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ये लार्जेस्ट होता है और ये होता है आपका स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब इसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम सबसे कम होता है, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी फिल कर सकते हैं, इसमें सबसे कम क्वांटिटी फिल अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैच दी कॉलम में चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सा, बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैच दी कॉलम में। यहाँ पर देखें सबसे बड़े साइज का कैप्सूल कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे बड़े साइज का कैप्सूल अगर हम बात करें तो कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए 00 की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वेट कौन सा होगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? तो 650 mg। यहाँ पर क्या होगा? 00 में 650 mg आप वेट फिल कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो साइज है, मतलब 00 के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा साइज है 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 की जो कैपेसिटी होती है आप देखिए इससे तो ज्यादा होगी 3 और 5 से, उसके हिसाब से ये 3 बचते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी दिख रही है? 300 की दिख रही है। तो 1 में कितना mg फिल कर सकते हैं आप? 300 mg फिल कर सकते हो। उसके बाद 3 साइज की कैपेसिटी 1 से कम होगी लेकिन 5 से ज्यादा होगी, तो उसका जो वेट फिलिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 200। और लास्ट बचता है 5, 1। तो यहां पर क्या ऑप्शन आते हैं हम? P4, देखिए P4 यहां पर मिल गया, P4 Q थर्ड R सेकंड S1। यस, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A इज द करेक्ट आंसर। बड़ी आसान ट्रिक से निकाल सकते हैं आप। इसमें आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होनी है, ट्रिक से निकल आ गया। तो सबसे बड़ा साइज सबसे ज्यादा वॉल्यूम, मतलब सबसे ज्यादा वेट फिल कर सकते हैं। सबसे छोटे साइज में सबसे कम वेट फिल कर सकते हैं। तो सबसे छोटा साइज कौन सा? 5 है, तो उसमें सबसे कम वेट फिल कर पाएंगे। और सबसे बड़ा साइज कितना? 00, उसमें सबसे ज्यादा वेट फिल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, नॉट करेक्ट अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। चलिए देखते हैं। बिलो 10% मॉइस्चर कंटेंट दे बिकम ब्रिटल एंड सफर डायमेंशनल चेंजेस विच में कॉज हैंडलिंग प्रॉब्लम इन द फिलिंग इक्विपमेंट। ऑप्शन बी, मॉइस्चर कंटेंट बिलो 16% may cause problem in the filling and loss of mechanical strength. Option C, optimum moisture content of capsule shell range between 12 to 15%, and at high moisture level the capsule absorb moisture and may soften and become tacky. चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। बिलो 10% मॉइस्चर, जब 10% से कम मॉइस्चर होता है
तो आपका जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो कैसा हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, एकदम से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल होने के कारण वो स्प्लिट हो सकता है, फट सकता है, और साथ ही साथ बहुत सारे डायमेंशनल चेंजेस हो सकते हैं। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल सेल रेंज 12 to 15%। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। कितना? 12 to 15% होता है, कुछ बुक में 13 to 16% भी लिखा है, तो ये कंसिडरेबल है, तो ये हो जाएगा। एट हाई मॉइस्चर लेवल द कैप्सूल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जी हाँ, जब मॉइस्चर लेवल जब हाई हो जाता है एटमॉस्फेयर का, तो कैप्सूल जिलेटिन जो होता है वो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा और टैकी हो जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो बचा है, सी ऑप्शन बचा है। तो मॉइस्चर कंटेंट बिलो 16%, बिलो ना होकर इसको मोर देन 60% लिखते तो ये सेंटेंस सही होता। यहां पर क्या लिखा है, मॉइस्चर कंटेंट बिलो 16 में कॉज प्रॉब्लम। नहीं भैया, में कॉज प्रॉब्लम नहीं करे, 16% से ऊपर प्रॉब्लम करता है। 16% से नीचे तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, 16% तो हमें रिक्वायर्ड, 16% से नीचे तो रहना ही चाहिए। 16% से ऊपर प्रॉब्लम करता है, इसलिए ये क्या और स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन कैप्सूल रोटोसॉर्ट यूज्ड फॉर द फिलिंग ऑफ पाउडर इनटू कैप्सूल एंड रोटोफिल यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ पैलेट्स इनटू कैप्सूल। रोटोसॉर्ट इज अ मशीन दैट रिमूव लूज पाउडर, अनफिल्ड जॉइंट कैप्सूल, फिल्ड और अनफिल्ड बॉडीज एंड लूज कैप्स। यस, तो यहां पर दो मशीन के बारे में दिया गया है, एक रोटोशॉर्ट और रोटोफिल। एंड रोटोफिल। तो हमें पता है कि जो रोटो शॉर्ट रहता है, शॉर्टनिंग का काम करता है। शॉर्टनिंग समझते हो, मतलब रिमूव करना। जो आपके डिफेक्टेड कैप्सूल्स हैं, अनजॉइल्ड कैप्सूल हैं, अनफिल्ड कैप्सूल हैं, उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, रोटो शॉर्ट करता है, स्क्रीनिंग करने का काम करता है। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट हो जाएगा। अब रोटोफिल देखें, तो यहां पर देखें, रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ पैलेट्स इनटू कैप्सूल। ठीक है, तो जो रोटोफिल जो है आपका, जो रोटोफिल है जो क्या है आपका पैलेट्स की फिलिंग से के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, रोटो मतलब होता है पैलेट, पैलेट की फिलिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं। रोटो से याद रखना, पैलेट से, तो पैलेट की फिलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आंसर देखते हैं। पॉसिबल आंसर क्या होता है, पॉसिबल आंसर जो है हमारा वो क्या है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्योंकि रोटो शॉर्ट जो रहता है, इसमें रोटो शॉर्ट की जगह होता है आपका जो एक्कोफिल। कौन सा, एक्कोफिल। एक्कोफिल यूज किया जाता है पाउडर की फिलिंग के लिए, ना कि रोटो शॉर्ट। रोटो शॉर्ट यूज नहीं करते, रोटो शॉर्ट तो शॉर्टनिंग के लिए यूज करते हैं। रोटो शॉर्ट जो होते हैं शॉर्टनिंग के लिए, रिमूवल के लिए करते हैं, मतलब डिफेक्टेड कैप्सूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके कैप्सूल के इक्विपमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं 3 इक्विपमेंट्स के नेम दिए गए हैं, तो उनकी पॉसिबल एप्लीकेशन क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। इरिवका की, रोटोवेट एंड मैकोफॉर। तो यहाँ पर PQR ऑप्शन ए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम किस किस में यूज होते हैं। इरिवका की आपका जो होता है आपका डी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग में हम इसको यूज करते हैं। डी डस्टिंग में हम यूज करते हैं बेसिकली। यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। रोटोवे आपका कैप्सूल वेइंग मशीन होती है, और मैकोफॉर आपकी कैप्सूल ये वेइंग मशीन होगी, और ये आपकी क्या होगी, मैकोफॉर आपकी कैप्सूल फिलिंग मशीन है। तो यहाँ पर P किसके लिए, डिडस्टिंग के लिए, रोटोवे वेइंग के लिए, और R फिलिंग के लिए। तो PQR, P फॉर डिडस्टिंग, Q फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेट या कैप्सूल वेइंग मशीन, और R फॉर फिलिंग ऑफ कैप्सूल। लेकिन यहां पर क्या लिखा, इररिस्पेक्टिवली, मतलब उल्टा है, उल्टा दिया हुआ है, हमें रिस्पेक्टिवली वाला ढूंढना है। तो यहां पर बी ऑप्शन को देखें, P दिया है डिडस्टिंग के लिए, Q दिया है वेट के डिटर्मिनेशन के लिए, और R दिया है किसके लिए, फिलिंग ऑफ कैप्सूल, और रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इसलिए आंसर ये सही होने के चांसेस होंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं नीचे वाले ऑप्शंस भी चेक करते हैं। P ऑप्शन क्लीनिंग के लिए, और क्लीनिंग के लिए साइड एनेडायर PM60 यूज होता है। कौन सा, साइड एनेडायर PM60। तो यहाँ पर P तो होगा नहीं, तो इरिवका की का जो दिया हुआ एप्लीकेशन दिया हुआ वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। P मतलब इरिवका की डिटर्मिनेशन ऑफ द वेट, ये वेट के लिए कहाँ यूज करते हैं, रोटो भी यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट निकल के आएगा वो ऑप्शन बी निकल के आएगा। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Study the following statement. 0.15% सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट इज टू डन टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन। बिल्कुल सही है। सिलिकॉन सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपका एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं आपके जिलेटिन शेल में। फॉर्मल्डिहाइड रिटार्ड द डिसोल्यूशन ऑफ जिलेटिन शेल, इट कॉजेज द क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल इनिशिएटेड बाय द एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो पार्ट होता है, फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड का एक टाइप होता है जो क्रॉस लिंकिंग का टाइप कॉज करता है, क्या करता है, जिलेटिन मॉलिक्यूल में क्रॉस लिंकिंग को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आपका जिलेटिन शेल में क्रॉस लिंकिंग बढ़ने से कारण उसका डिसोल्यूशन रेट क्या होगा, कम हो आ जाता। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। वेरियस कोटिंग लाइक शेलाक एंड कैप आल्सो मॉडिफाइड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द जिलेटिन। ये भी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो वेरियस कोटिंग जैसे शेलाक और कैप होती है वो क्या करती है, सॉल्युबिलिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, क्योंकि एंटेरिक मटेरियल है जिसके कारण क्या होगा, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। द एडिशन ऑफ एडजॉर्वेंट लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवरकम दिस डिफिकल्टी ऑफ फिलिंग ऑफ डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। वैसे डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर को हम नॉर्मल कंडीशन में फिल नहीं करते, लेकिन यदि एडजॉर्वेंट के साथ हम एडजॉर्वेंट यूज करें तो उसको फिल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन एस भी हो सकता है। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस सारे के सारे करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेंट 12 to 15% मॉइस्चर एंड डिसइंटीग्रेटिंग टाइम इज 30 मिनट्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल कंटेंट 6 to 10% मॉइस्चर एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम इज 60 मिनट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्ट जिलेटिन स्टेटमेंट पी है जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में बोल रहा है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो 60 मिनट होता है, ना कि 30 मिनट। और मॉइस्चर कंटेंट 12 to 15% होता है, नहीं होता, 69% होता है। इसमें दिया हुआ 12 to 15%। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल कंटेंट 6 to 10% मॉइस्चर। ये मॉइस्चर है सॉफ्ट जिलेटिन का, ना कि हार्ड जिलेटिन का। हार्ड जिलेटिन का मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 12 to 15% या 13 to 16% होता है। वहीं डिसइंटीग्रेशन टाइम के बारे में बात करें तो डिसइंटीग्रेशन टाइम इसका कितना होता है, 60 मिनट होता है, जिसमें दिया हुआ 60 मिनट, जबकि डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है इसका, 30 मिनट होता है। ठीक, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देता हूँ। देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो मॉइस्चर कंटेंट है 12 to 15% होगा और डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा 30 मिनट्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो मॉइस्चर कंटेंट होगा 6 to 9% होगा और डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा 60 मिनट। तो इस हिसाब से देखें दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहे हैं। तो मतलब इसके हिसाब से क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट पी क्यू आर फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एचपी आजकल देखा होगा जिलेटिन की जगह एचपीएमसी कैप्सूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जिलेटिन कैप्सूल यूज करने से कई लोग बचते हैं क्योंकि नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आता है। तो एचपीएमसी की क्या खासियत है, इसको हम यूज करते हैं एज अ कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो एचपीएमसी कैप्सूल सेल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेम डिपिंग मेथड एम्प्लॉइंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए आप जिलेटिन डिपिंग मेथड यूज नहीं करते हो, डिपिंग मेथड आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए यूज करते हो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। एचपीएमसी कैप्सूल हैव सेवरल एडवांटेज इंक्लूडिंग लो मॉइस्चर कंटेंट। लो मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। एचपीएमसी कैप्सूल आर ऑर्डरलेस एंड फ्लेक्सिबल एंड देयर अपीयरेंस करस्पॉन्डिंग टू जिलेटिन कैप्सूल। ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम एचपीएमसी को उसका कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट यूज करने लगे जिलेटिन का। और एचपीएमसी कैप्सूल हैव बीन डेवलप्ड बाय श्योनी, ये भी सही है। तो आर और एस करेक्ट है, पी क्यू फॉल्स है। तो ऑप्शन आंसर क्या होने वाला हमारा, सी इज द राइट आंसर। चलिए, द रेशियो ऑफ वाटर टू ड्राई जिलेटिन कैन वेरी फ्रॉम 0.7 to 1.3% टू 1 ग्राम ड्राई जिलेटिन डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन बीइंग यूज। जी हाँ, जो विस्कोसिटी होती है, जो जिलेटिन जो जेल आप यूज करते हो उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो किसको अफेक्ट करती है, मॉइस्चर जो वाटर प्रेजेंट होता है जिलेटिन जेल में, जो मॉइस्चर जो जिलेटिन में जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसका कंसंट्रेशन वेरी करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर। ये तो असर्शन सही हो गया। रीजन अगर देखें तो रेशियो ऑफ ड्राई प्लास्टिसाइजर टू ड्राई जिलेटिन डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ जिलेटिन शेल। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका जो ड्राई प्लास्टिसाइजर लो अमाउंट में होगा तो क्या होगा, लो अमाउंट में होगा तो आपका जो कैप्सूल होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा। लो अमाउंट में होगा तो आपका कैप्सूल हार्ड होगा। और यदि ये हाई अमाउंट में है कौन प्लास्टिसाइजर, तो आपका कैप्सूल है वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। कैसा होगा, सॉफ्ट।
तो ये रीजन, ये भी सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहां पर मैचिंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर देखिए ये हार्डनेस के बारे में बोल रहा है और ये विस्कोसिटी के बारे में बता रहा है। विस्कोसिटी, ठीक है ना, विस्कोसिटी किसको अफेक्ट करती है, विस्कोसिटी किसको इन्फ्लुएंस करती है, वाटर जो कि ड्राई जिलेटिन में प्रेजेंट है, और हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लास्टिसाइजर के ऊपर। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, रीजन सही नहीं है, तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम का है, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल लिस्टेड बिलो आर एसोसिएटेड विद द यूज इन गिवन पी एंड पी एंड टी। चल पी टू टी, तो यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड क्या करता है, आपका जो आपकी सॉलिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, जिलेटिन की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, साथ ही साथ एल्डिहाइड टर्निंग को भी रिड्यूस करता है। तो फर्स्ट का क्या हो गया, एस हो गया। फॉर्मलिन क्या करता है, फॉर्मलिन इज द फॉर्मल्डिहाइड, तो ये क्या क्रॉस लिंकिंग का काम करता है, जिसके कारण जिलेटिन शेल की डिसोल्यूशन रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो सेकंड का आर हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन के डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करता है। सॉर्बिटॉल क्या करता है, यूज एज अ प्लास्टिसाइजर। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, फर्स्ट का है क्या हमारे पास, फर्स्ट का एस, सेकंड आर, थर्ड आपका क्यू, और फोर्थ आपका पी, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी कहां पर आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है एस आर क्यू पी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट। कैप्सूल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द फिलिंग ऑफ डेलिक्विसेंट मटेरियल, ठीक है, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। जिलेटिन इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव एक्सट्रैक्शन ऑफ कोलेजन। होमोजीनस नहीं होता, हेट्रोजीनस होता है। कैसा होता है, हेट्रोजीनस, नॉट होमोजीनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन और भी चेक करते हैं। टाइप ए जिलेटिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एसिड ट्रीटमेंट प्रिकर्सर, एग्जिबिट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 9, सही है। टाइप बी जिलेटिन ड्राइव्ड फ्रॉम द एल्कलाइड ट्रीटेड प्रिकर्सर, एग्जिबिट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 4.7, तो सी और डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, लेकिन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के टेस्ट का। ऑल द स्टेटमेंट अबाउट कैप्सूल्स आर ट्रू एक्सेप्ट, इनकरेक्ट ढूंढना है। फॉर्मलिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन। ब्लूम और जेल स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शुड नॉट कंटेन मोर देन 50 ppm of iron. Base adsorption is the expressed as number of gram of liquid and base required to produce a capsulable mixture when mixed with 1 gram of solid. तो यहाँ पर देखिए फॉर्मलिन ट्रीटमेंट ये इंक्रीज नहीं करता, फॉर्मलिन मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये तो सही हो गया। ब्लूम स्ट्रेंथ का ये वाला स्टेटमेंट ये भी सही है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये भी सही है, शुड नॉट कंटेन मोर देन 15 ppm, 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेस एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन भी करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर ये निकल के आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी नए कंसेप्ट आपको पता चले होंगे। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन का जो डिस्कशन हुआ, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, जो क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ, तो डेफिनेटली आपके कैप्सूल और टैबलेट जो चैप्टर है आपके बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे और आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिलेगा। तो अपना बहुत ध्यान रखिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।